बैकग्राउंड से आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जी गाइस, बताइए। आ रही है। मतलब अब नहीं किसकी? है। मेरी मेरी मम्मी की आ रही है या कुछ और आवाज आ रही है? अरे कुछ टाइम के लिए आ रही थी, अब हो नहीं आ रही। नहीं आ ठीक रही? है अब। अरे वाह वाह वाह, नाइस। चलिए, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। ओके, एक मिनट। हाँ जी, ओके। अच्छा ठीक है, तो हमने कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, कस्टम कॉलम, इनवर्स वगैरह वगैरह यहाँ तक देख लिया। अब आती है बहुत भयंकर चीजें। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्वेरी फोल्डिंग तो पूछा ही जाता है। ये है भयंकर चीज, मैं भी मानता हूँ। सुनने में थोड़ा हो सकता है कुछ कुछ हम में से किसी को समझ में ना आए, हम में से हम किसी को समझ में आए। पहले हम ये पढ़ाते हैं, ठीक है, लेजी इवैल्यूएशन। उसके बाद मैं इस पे आऊंगा और फिर इस पे आऊंगा। ठीक है, लेजी इवैल्यूएशन। तो हम इधर आए, तो पहले हम कुछ चीजें पूछेंगे। कमल जी, आज आप कैसा फील कर रहे हैं? गुड। अच्छा ठीक है, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे फिर। हाँ बताइए। आप, लेजी जो वर्ड है, लेजी जो वर्ड है उसका हिंदी में मतलब क्या होता है? मतलब ये वो कहता है एक लेजी पर्सन जो होता है ऐसा है। हाँ, हिंदी में अर्थ क्या होता है उसका? मतलब कैसा तो सुस्ता हुआ, लेजी, सुस्त, आलसी। सुस्त, आलसी, आलसी। सुस्त। हाँ, हम्म, राइट। तो यहाँ पर लेजी का मतलब हुआ आलसी। अब आप कहोगे यार सिस्टम भी आलसी होता है, ये कुछ जमा नहीं बात। सिस्टम कैसे आलसी? सिस्टम तो फास्ट काम करता है यार, उसको आलसी क्यों बोल रहे हैं हम? हम्म, पर नहीं, उसमें, अच्छा ये तो हुआ लेजी हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब, किसी चीज को इवे- आंकना, हाँ आप मतलब राइट, ढूंढना। बिल्कुल सही। एक तरह से कैलकुलेट करना। हाँ कैलकुलेट। स्पेलिंग स्पेलिंग गलत है। कैलकुलेट, या हम कह सकते हैं प्रोसेस करना, एक ही बात है। हम्म, प्रोसेस करना या कैलकुलेट करना, ये दोनों के मतलब हमने समझ लिया। लेजी वैल्यूएशन। अब आपसे छोटा सा सवाल पूछा जाएगा कि भाई, अगर मान लीजिए कि आपको मतलब मैं ग्रोसरी का एक लिस्ट देता हूँ कि भाई ऐसा करो, एक पैकेट ब्रेड, कुछ अंडे, अपना एक पैकेट आटा, एक पैकेट चीनी, और एक पैकेट आपका चाय की पत्ती। इस तरह से एक लिस्ट पकड़ा देता हूँ, ठीक है जी। ऐसे करते 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 कुछ ऐसे करके आइटम दे देता हूँ, और आपको बोलना बोला जाता है, मतलब एक मिनट को कोई मैसेज कर रहा है, कौन है ये? अच्छा डन, अच्छा ठीक है जी। अभी इस, ये पूरी लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज है, लिस्ट है पूरी। इस लिस्ट को घर पे लेके आना है, मार्केट से खरीद के लेके आना है। तो इसको लाने के दो तरीके हैं। पहला हुआ, आपको जाना पड़ेगा ग्रोसरी स्टोर। अच्छा अच्छा, पहला पहला है, आप वन बाय वन इस आइटम को खरीदेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे, सॉरी, इस आइटम को खरीदेंगे और घर पे आ जाएंगे। वन बाय वन बाय एंड गो होम। ठीक है जी? एक खरीदा और घर चले गए, एक खरीदा फिर घर चले गए। मतलब हर आइटम के लिए मार्केट जाना पड़ेगा और घर आना पड़ेगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया, बाय ऑल एट वंस। नहीं, शायद ही बोल रहा हूँ, एट वंस सही है? नहीं, नहीं टुगेदर आएगा, बाय ऑल टुगेदर एंड गो होम। ठीक है जी। अब आपसे सवाल ये है कि ये दो तरीके हैं। पहले में हम ये कर सकते हैं कि हम स्टोर जाएंगे, एक आइटम खरीदेंगे, घर आ जाएंगे। जब अब ये रिपीटेशन हम बार बार करेंगे जब तक हम 8 बार नहीं कर लेते। मतलब आठों के आठ आइटम नहीं कर ले तब तक हम ये वाली पहली एक्टिविटी करेंगे। ये हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके हम क्या करेंगे, हम मार्केट जाएंगे, सारा एक साथ खरीदेंगे और घर आ जाएंगे। राइट।
अब इन दोनों तरीके में सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका कौन सा है और फास्ट तरीका कौन सा है? बताइए कमल जी, कौन सा तरीका फास्ट है और कौन सा एफिशिएंट है? सर बाय ऑल टुगेदर एंड गो होम, हाँ, वो ये ज्यादा तरीका फास्ट है ना? ये अच्छा, ठीक मतलब है। हाँ हाँ, तो सिस्टम भी यही हाँ करता है, सिस्टम भी यही काम करता है। वो चीजें वन बाय वन नहीं करता, इंस्टेड वो कोशिश करता है सारी चीजें एक साथ करने की। ठीक है, जैसे एक और सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पे यही लिस्ट ले लेते हैं। अब हम इसको, आपने ये वाली कैलकुलेशन जरूर देखी होगी जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। एक होता है एज, ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है जी। एक लिस्ट ऑफ एज बना लेता हूँ मैं, और रैंड पर मान दे दोस्त, और हम कहते हैं भाई 25 से लेकर, या 15 से ले लेते हैं, और हम कुछ 85 तक की एज के ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, ओके। अब मेरे को ना ये मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है, और मैं इसको बकेटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब बकेट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। बकेट्स में डिवाइड करना, बकेट्स मेरे पे कैसे हैं कि जी 0 से लेकर 15 तक के क्या है, एक मिनट, 0 से लेकर 15 तक के कितने बंदे हैं मेरे पास। फिर उसके बाद अब 15 से लेकर या 16 से लेकर 20 के कितने हैं मेरे पास, राइट। देन आपके पास 21 से लेकर 25 कितने हैं, और ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे इग्नोर कर लेते हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंसिव कर देते हैं, 15 15 तो यहाँ 30 कर देते हैं। ये 21 है, 30 हो गया तो 31 हो जाएगा, और ये 15 कर देंगे 45, इसी को उठाया, थोड़ा इसको 46 कर देंगे, और ये 60 हो जाएगा। फिर खींचा, फिर खींचा, ये हो जाएगा 61, और ये 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, ये होगा 76, ये हो जाएगा 15 जोड़ा तो 90। ठीक है जी। इन बकेट्स में इनके ऑब्जर्वेशन डालने हैं, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये बकेट है तो आप मुझे ये बता सकते कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरा कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एज है 17 साल, तो 17 साल का बंदा इसमें से किस बकेट में फॉल करेगा? करेक्ट जी। साहू जी बताइए कि अगर किसी बंदे की एज 55 साल है तो इसमें से किस बकेट में वो फॉल करेगा? 46 to 60। 46 to 60, ओके, बहुत बढ़िया। कमल जी, किसी बंदे की एज अगर 19 है तो इनमें से कौन सी बकेट में गिरेगा, वो फॉल करेगा? कमल जी, है कि नहीं? चलिए ठीक है। ठीक है राकेश जी, किसी बंदे की एज अगर 73 है तो इनमें से किस बकेट में फॉल करेगा वो? 73 या 61 75। किसमें किसमें? 61 to 75। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये बकेटिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम, अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने किया मैनुअली, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम कोई फंक्शन या फॉर्मूले से करते हैं तो हम नॉर्मली क्या तरीका लगाते हैं? तो हम कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे गए, हम एक इफ लगाएंगे, हमें बोलेंगे कि अगर ये जो एज है ये आपकी 0 से बड़ी है, ये बोलते हैं। मैं एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ, पूरा नहीं करूंगा। हम एक एंड लगा देंगे, फिर हम बोलेंगे कि यार अगर मेरी ये जो एज है ये 0 से बड़ी है, और एंड यही एज 15 से कम है या 15 के बराबर भी है, यही बोलेंगे। अगर ऐसा है तो आप हमें 0 से लेकर 15 तक का नंबर दे दीजिए, यही बोलते हैं, करेक्ट। अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो प्लीज बताएं, ताकि हम कुछ बता सकें। जी, जी, यही बोलते हैं। यही करते हैं हम, जब ऐसा हुँ, फॉल्स हुँ। आ गया, कोई बात नहीं। सभी में गलत आएगा क्या? नहीं, अभी कोई है ही नहीं 15 के बीच में। ओह सॉरी सॉरी, हाँ, बात भी सही है, एक सही सही बात है। ठीक है, ये तो मैंने लगाई एक कंडीशन। अब मैं कहूंगा मेरे पे एक और कंडीशन है, फिर मैं इफ लगाऊंगा एक और, फिर एक और ब्रैकेट पास करूंगा। अब इसको बोलूंगा कि अगर मेरी कोई भी एज, मतलब ये जो एज है क्या ये 15 से बड़ी है, मतलब 16 है,
या फिर एक काम करते हैं, इसको बराबर इक्वल टू ले लेते हैं और 16 कर देते हैं और अपनी 30 दे देते हैं। अगर ऐसा है तो क्या करें, आप हमें आपका 16 से लेकर 30 तक की एक बकेट असाइन कर दीजिए, तो हम देखेंगे ये फॉल कर रहा है और ये दोनों भी फॉल कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें फिर से और करना है, तो मतलब ये एक मैनुअल तरीका हो गया, मतलब सॉरी थोड़ा लेंदी तरीका हो गया, करना तो ऐसे ही पड़ेगा, सॉरी। ओके, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर इसको पास करते हैं। मैं जो समझाना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, अभी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको 31 31। पास 31 दिया, इसको 45 दिया और एंटर मार दिया, कुछ मिस कर गया। अच्छा हाँ, ये तो बताओ कौन से ब्रैकेट में जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे 31 से 45 के विंडो दे दो और असाइन कर दो, तो हम देख पा रहे हैं। फिलहाल के लिए आप फॉल्स को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, क्यों आ रहा है वो सब बाद में बात की बात। तो हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया और इससे हमारी बकेटिंग हो रही। तो बकेटिंग देख के क्या आपको लग रहा है कुछ गलत है? 17 16 से 30 में ही आता है, 34 इसी विंडो में आएगा, 39 भी इस विंडो में आएगा, 40 भी इस विंडो में आएगा, 19 30 और 41, 19 से 30 तक तो यही आ रहा है, 41 ही आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि बकेटिंग सही हुई है। फॉल्स इसलिए आ रहा है कि बाकी की बकेटिंग हमने नहीं दी। चलिए, अब आपसे एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है पीछे। सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो सिस्टम ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेजी इवैल्यूएशन, मतलब यही तरीका है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम को बोला कि 1 बाय 1 आइटम को लेके आओ, 1 बाय 1 लेके आओ, ये नहीं कि सारा जाओ लेके आओ, या एक इफिशिएंट, कहने का मतलब है एक इफिशिएंट तरीका नहीं बोला। शायद मैंने एग्जांपल थोड़ा गलत दे दिया, सॉरी। इसमें एग्जांपल बदलना पड़ेगा, रुकिए, कौन सा सर एग्जांपल यहाँ पे सही रहे। सर यहाँ पे नेस्टेड इफ लगा सकते हैं ना, इफ ए हो तो फिर से जाए, फिर से इफ लगाएं, इफ लगाएं। नेस्टेड इफ ही तो है सर। नहीं, इफ एंड को छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे अलग अलग इफ इफ लगाइए एंड को। अलग, तो भी तो रुकिए नेस्टेड रुकिए, इफ तो भी तो नेस्टेड इफ ये ही भी तो यूज हो रहा है ये भी है, राकेश जी। हाँ हाँ, तो बट ये होगा कि इफ बार बार लगाए तो भी हो जाएगा, उसका लेजी वाला हाँ हो हाँ, सकता है। रुकिए सर, नहीं नहीं, मैं समझाया यहाँ तो पे हम दीजिए। दो पा अरे मुझे तो समझा दो, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ भाई, यार मेरा काम क्यों छीन रहे हो। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल को इग्नोर मारो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। इसको इग्नोर मारो, जो पॉइंट समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आए, तो इस बार यहाँ पे तरीका गड़बड़ क्या हो रही है, क्यों ये इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है। देखिए, हमने सिस्टम को बोला कि भाई पहले तो ये चेक कर कि ये क्या, ये वैल्यू 0 से बड़ी है। उसके बाद तू ये भी चेक कर कि क्या ये 15 से भी छोटी है। मतलब दो दो काम किए यहाँ पे। अगर मान के चलिए कि सिस्टम ने पहले इसको चेक किया इस कंडीशन के अगेंस्ट, ठीक है जी, इसने देखा कि हाँ जी यार, ये जो वैल्यू है ना 0 में आ रही है ना 15 में, तो इस रेंज में आ ही नहीं रही है। फिर उसके बाद इसने तय किया कि नहीं भाई ये आ नहीं रही है, तो ये आगे बढ़ा, मतलब उसने ये कंडीशन चेक करी, ठीक है जी। मतलब उसके बाद फिर ये देखा कि क्या ये वैल्यू 16 से बड़ी है या 30 से छोटी है। इसने देखा हाँ भाई ये तो वो भी नहीं है, भाई 46 जो है इस कंडीशन को मेट नहीं कर रही। फिर ये इसने देखा फॉल्स आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ गया। अब उसने फिर ये कंडीशन चेक करी। उसके बाद फिर देखा यार क्या 31 से बड़ी है, क्या ये 45 छोटी है, तो वो भी नहीं मिला, उसको वो भी नहीं मिला। तो इसने अल्टीमेटली, क्योंकि हमने आगे कोई कंडीशन दी नहीं थी, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत? कमल जी, आप हो क्या? यस सर। तो नहीं है, अच्छा है। क्या आप तक आप मेरे साथ हैं, क्या आपको समझ में आया क्या बता मैं रहा हूँ थोड़ा मैं? मतलब अभी चला गया था, पापा ने बुलाया था, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, मैं वीडियो देख लूँ, कोई नहीं, आप एक बार ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा मुझ, कि सिस्टम क्या कर रहा मुझे एक है। बार, हाँ थोड़ा सा एक बार बताना दोबारा क्या बोल रहे थे आप ये। चलो ठीक है, कमल जी आपका फायदा हो गया, दो लोग को नहीं समझ में आया है। ठीक है जी, देखिए, जब भी हम इफ का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है जी, इफ लगाओगे, ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है, तो इसमें ये लॉजिक चेक करता है, ठीक है जी। और लॉजिक जब चेक करेगा तो आंसर या तो ट्रू आता है
या फॉल्स आता है? यहाँ तक सब एग्री करते हैं? यस तो सर। अगर कोई लॉजिक चेक करते हैं आप कहते हैं क्या ये इससे बड़ी है, क्या इससे छोटी है, क्या ये इसके बराबर है, तो आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर ट्रू आया तो हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, अगर फॉल्स आया तो क्या रिजल्ट चाहते हैं, यही पूरा इफ है। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पे आते हैं, अभी पूरी कहानी इसी के अराउंड कैसे इवॉल्व हो रही है, मतलब ये बहुत इजीएस्ट एग्जांपल समझाने का। इफ में क्या किया, पहला इफ क्या कर रहा है, पहले ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया हमने कहा इफ एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोले तो यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ओके, इस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से या तो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। करेक्ट, इसने चेक किया क्या ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, इसने बोला जी हाँ, बड़ी तो है, 0 से तो बड़ी है। करेक्ट है कि नहीं है, क्या ये 15 से भी छोटी है? उसने कहा नहीं, 15 से तो छोटी नहीं है। तो हमने जो एंड लगाया है, आई होप आपको एंड का लॉजिक समझ में आता होगा। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब है कि दो एंड के अंदर आप जितने भी कंडीशन डालते हैं, तो फॉर एग्जांपल लॉजिक 1, लॉजिक 1, लॉजिक 2, ये भी शायद बताना भूल चाहिए, लॉजिक 3, कितने भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप एंड लगा देते हैं और इन सबको रैप करते हैं एंड से, तो फॉर एग्जांपल लॉजिक 1 कहता है ट्रू, लॉजिक 2 कहता है फॉल्स, लॉजिक 3 कहता है ट्रू। तो एंड क्या करेगा, इन सभी के कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, और एंड अपने आप से एक रिजल्ट और पास करता है जो इन तीनों के ऊपर होगा, मतलब इनको चेक करके वो फाइनल एक ट्रू या फॉल्स देता है। दोबारा बोलता हूँ, एंड एंड आपने लगाया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंड लगाया, एंड के बाद एंड के अंदर ये दो कंडीशन डाले हैं, तो एक ट्रू बोल रहा है एक फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, जब एक ट्रू और एक फॉल्स बोल रहा है तो एंड को क्या देना चाहिए? करेक्ट, तो एंड क्या करेगा, इन सबको इवेल्युएट करेगा और उसके बेस पे आपको रिजल्ट देगा, और रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो एंड कहता है कि अगर सारे ट्रू आएंगे तो ही मैं ट्रू दूंगा, अगर ये सारे लॉजिक कहेंगे ट्रू 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 तो ही मैं ट्रू दूंगा, अगर एक ने भी फॉल्स कह दिया तो मैं फॉल्स दूंगा। ठीक है, एक मिनट, जी हाँ जी गाइस, क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? हाँ जी। जी सर, राकेश जी? जी जी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल आया बिल्कुल। तो, अरे गुड यार, बहुत बढ़िया। हाँ जी कमल जी, आपको समझ इसमें में आया? क्या आपको समझ में आया कमल जी? यस सर। चलिए ठीक है, ये तो हुआ एंड की कंडीशन, अगर पता हो तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक होता है और कहता है कि भाई अगर, और इसका उल्टा है, वो कहता है भाई सीधी सी बात, अगर किसी एक में भी ट्रू आ गया ना तो मैं रिजल्ट आपको ट्रू ही दूंगा, एक में भी आ गया, अगर फॉल्स से मुझे मतलब नहीं, एक भी ट्रू आएगा तो मैं ट्रू दे दूंगा, पर अगर सारे फॉल्स हो गए तो मैं फॉल्स ही दूंगा आपको। ठीक है? ये हो गया एंड और की कंडीशन। क्या आपको ये समझ में आया? अच्छा, अगर आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये तो ऊपर मोटा मोटा बात हो गई, अब फिर से कहानी पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे इफ रन हुआ, इफ के अंदर हमने एंड लगाया, एंड भी रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स देगा, पर वो इसके अंदर जो लॉजिक है उसके बेस पे बताएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसने चेक किया यार क्या ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, इसने बोला हाँ जी बड़ी तो है। फिर ये चेक करेगा क्या ये 15 से छोटी है, नहीं, 15 से छोटी तो नहीं है, 15 से बड़ी है तो ये इसने दिया फॉल्स और इसने दिया ट्रू, तो एंड क्या देगा कमल जी? हेलो। जी सर, हाँ सर, ट्रू रहेगा सर। क्या आएगा? इसमें क्या है ना, इस कंडीशन में 46 में आना चाहिए 0 से 15 के, वो फॉल्स रहेगा सर, नहीं, फॉल्स। फॉल्स आएगा, क्यों फॉल्स में आएगा, फॉल्स क्यों आएगा? सर ये एक्चुअली क्या है, 0 से बड़ा है, सॉरी
ये 0 की वैल्यू है, 46 से छोटी है और 15 से भी छोटी है, दैट मीन्स ये फॉल्स आएगा। इससे छोटी है, नहीं दोबारा बोलें, मिस कर गया मैं। सर एज जो फॉल्स है क्यों आएगा? 46 है, हाँ वो 0 से भी बड़ी है और 15 से भी बड़ी है, 15 से ही इसलिए बड़ी है, फॉल्स है। हाँ जी। तो दोनों तो ट्रू हो गए ना फिर। 15 से ही अब बड़ी है तो ट्रू हो वैल्यू, गया। अच्छा वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब मल्टीटास्किंग कर रही हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अब ध्यान नहीं दे रहे, मतलब अब बोल भी गलत रहे हैं। 15 से कैसे बड़ी है ये? सर 46 कमल जी कंडीशन समझाइए। राकेश जी कंडीशन मांग रहे हैं, आप वो मांग रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, अब वो कंडीशन एंड के अंदर कंडीशन के हिसाब से समझाइए उनको। हाँ, अब ध्यान नहीं दे रहे हैं यार, ऐसे मैं नहीं चलेगा यार। कैसे चलेगा ट्रेनिंग? कमजोर विद्यार्थी हैं आप हमारे, आपको आगे कैसे लेके आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश जी बताइए। जी सर। राकेश जी बताइए, हाँ सर जी सर। सवाल का जवाब दीजिए। सर ये जो इफ कंडीशन आपने लगाया, दोनों इफ और एंड लगाया, तो दोनों इस कंडीशन में अगर ट्रू देगा हाँ, तो ही ये लाएगा, 0 से नहीं 15 लाएगा, नहीं अदरवाइज नहीं नहीं लाएगा। नहीं 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 नहीं। अ, मैंने जो पूछा वो तो आपने भी इग्नोर आपने भी इग्नोर कर दिया। थोड़ी सी मल्टीटास्किंग में पड़ गया अरे था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो हाँ, एंड है, हम्म। ठीक है, ये थोड़ा रिफ्रेम कर देते हैं। ये एंड है, एंड आपको या तो हम्म। ट्रू देता है फॉल्स देता है, ठीक है। हम्म। एंड के अंदर दो कंडीशन डाल रखी है। दो कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अरे, ये सवाल तो पूछा ही नहीं मैंने। हम्म। जो पूछा नहीं वो क्यों बता रहे हो? या ये गलत हाँ बात जी, है? हाँ जी। नहीं। ठीक है, तो पहली कंडीशन कहती है कि क्या ये जो वैल्यू है बी हम्म। 17, क्या ये हम्म। 0 से बड़ी है? हाँ जी, बड़ी 0 है से, क्या? हाँ, 0 हाँ से बड़ी है, बड़ी है, पर ये 15 से छोटी है। नहीं, 15 से 15 छोटी से है, बड़ा है। नहीं सॉरी, 15 से बड़ा है। तो 15 से हमारा ये बड़ा है, कंडीशन ये है अच्छा। कि हाँ, हाँ, अगर मैं तो यहाँ पे लगाऊं, हाँ। अरे अरे रुकिए, तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर ये कहता है ट्रू, ये हम्म। कहता है फॉल्स, तो हाँ। एंड क्या देगा रिजल्ट में आपको? ये यहाँ पे फॉल्स देगा। फॉल्स देगा। और वो हम्म। फॉल्स देगा तो मतलब क्योंकि ये जो आंसर है 0 से 15, ये ट्रू के हम्म। केस में ही आएगा, फॉल्स के केस में नहीं आएगा। तो जी जी। इसने चेक किया, इसने देखा कि ट्रू नहीं आ रहा, फॉल्स आ रहा है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा और फिर ये कंडीशन चेक होगी। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करेगा इसको, देखेगा यार यहाँ फिर पे से फॉल्स आ गया, तो इसको भी इग्नोर मार देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। करेक्ट, सही कह रहे हैं? जी जी जी। तो इस तरह से वो, आप देखोगे वो इसको भी चेक करेगा पहले, फिर इसको भी चेक करेगा, फिर इसको भी चेक करेगा। अननेसेसरी सारी कंडीशन चेक कर रहा है वो। अननेसेसरी सारी कंडीशन चेक कर रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसको सारी कंडीशन चेक ही नहीं करनी पड़े? मतलब सारे एजेस के लिए ये कंडीशन चेक कुछ केसेस के में हो सकता है करनी पड़ सकती है, पर सारे के लिए ना करनी पड़े, एक दो में बच जाए। क्या ऐसा कोई तरीका है? स्विच हो सकता है, पर वो तो एग्जैक्ट मैच के लिए करता है। नहीं, वो भी यही करेगा, हाँ, कुछ भी वो यही भी करेगा। यही कर। हाँ, तरीका है आपके फंक्शन के लगाने के तरीके में, आपने कैसे इसको डिफाइन कर रखा है उस पर डिपेंड करता है। नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन के केस में वो हो सकता है पूरा चेक करेगा, पर कुछ के केस में सारे नहीं चेक करेगा, हमेशा उठा लेना है। तो इस लगाने के तरीके को ही हम बोलते हैं लेजी वैल्यूएशन। अभी समझ में आएगा क्यों। हम यहाँ पे आएगा, ये मेरा एक तरीका हो गया लगाने का, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। साहू जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ओके, अब यहाँ पर लगाने के तरीके में फर्क है। हम लगा ए, अब इस लगाने के तरीकों में थोड़ा सा घुमा दूंगा और फिर आप रिजल्ट देखिएगा। मैंने बोला क्या ये रिजल्ट 90 से बड़ा है? क्या ये 90 से बड़ा है? एक मिनट रुकिए, नहीं 90 से नहीं, ऐसा करते हैं 75 से बड़ा ले लेते हैं इसको, या थोड़ा इजी रखने के लिए 76 ले लेते हैं। क्या ये हमारा 76 से बड़ा है? तो ये बोलेगा जी यस या नो बोलेगा, फिर लगाया, फिर ये साइन कर दिया 76 to 90। ठीक है,
अब कंडीशन देखिए कि छोटी पड़ेगी आपको और करने में भी आसान पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप ये वाली कंडीशन लगाते हैं, फिर इफ लगाया हमने, फिर इसको दिया। अब मैं बोलूंगा कि क्या ये वैल्यू बड़ी है और इक्वल टू है 61 के? अगर है तो 61 75 दे दो मेरे को, करेक्ट। फिर लगाए, फिर 17 दिया इसको, और फिर बोला कि क्या ये वैल्यू मेरी 46 के बराबर है या उससे बड़ी है? अगर ऐसी है तो 46 दीजिए और 60 दीजिए उसके बाद, फिर इफ लगाइए। और उसके बाद इस पे आइए सीधा, फिर से सेलेक्ट करिए, फिर इधर आइए, इक्वल टू ग्रेटर देन दीजिए, फिर से 31 दीजिए। 31 दिया हमने, राइट, सॉरी 31 45, फिर इफ लगाइए, इधर आइए। अब सारी लगा दे रहा हूँ इस बार क्योंकि छोटा कंडीशन थोड़ी छोटी हो जा रही है, लगाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क आ गया है। हमने दिया 16 से 30, ठीक है जी। कोमा लगाया, कोमा लगाया, और अब मेरे को ये कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, इसको मैं एल्स पे डाल दूंगा। 0 से 45 15, सॉरी, ठीक है। इस बार फटाफट हो गया। अच्छा, इस वाले लगाने में तरीके में फर्क क्या है? जैसे कि मैं इधर आया, मैंने इसको बोला कि क्या ये वैल्यू 46 से बड़ी है? क्या ये वैल्यू 46 से बड़ी है? कि कहेगा जी हाँ जी, बड़ी तो नहीं है। तो अब ये यहाँ क्या करेगा, ये कंडीशन चेक हुई, क्या हुआ? फॉल्स हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये पास नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, क्या ये वैल्यू एक्सेस से बड़ी है? क्या मिलेगा, यस मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और ट्रू या फॉल्स? हेलो, फॉल्स फॉल्स। फॉल्स मिलेगा, तो ये भी नहीं देगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद ये, क्या ये वैल्यू 46 से बड़ी है? यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा। आज फिर ये रिटर्न कर देगा। अब मेरा मेरा आपसे एक सवाल है, इसको यहाँ पे आंसर मिल गया, क्या ये वाली कंडीशन भी चेक करेगा बची हुई? नहीं। हाँ जी, संजना जी चेक करेगा? चेक करेगा मे- सर। मेरे हिसाब से नहीं करेगा। अच्छा, नहीं साहू जी करेगा, वो करेगा? मिलेगा ना। साहू जी करेगा कि नहीं करेगा? ये सुनो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताइए। हैं, निकल गए? अच्छा, चलिए छोड़िए। तो ये चेक नहीं करेगा, इसी को लेजी वैल्यूएशन बोलते हैं। कि जैसे ही सिस्टम को उसका मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ट्रू हो जाता है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उसको जैसे ही रिस्पॉन्स ट्रू मिला, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, अगर कोई एक्शन ना दिया गया हो तो। इसने यहाँ चेक किया, इसको नहीं मिला, फॉल्स मिला। फॉल्स के केस में हमने बोला था फॉल्स हो तो आगे बढ़ जाना है, तो यहाँ पे आया, फिर फॉल्स मिला, फिर आगे बढ़ गया। इसको यहाँ पे फॉल्स नहीं हुआ, इस बार यहाँ ट्रू हुआ, तो हमने बोला ये दे दो। अब जैसे ही इसको हमने बोल दिया कि ये करना है, अब उसके बाद ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट है वो अननेसेसरी हो जाता है क्योंकि उसको उसका रिजल्ट मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे कोई एक्शन बोलते तो वो करता, पर हमने बोला ये वाली वैल्यू ही असाइन कर दो। इसी को ही बोलते हैं लेजी वैल्यूएशन, कि सिस्टम को जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है, तो अननेसेसरी काम वो नहीं करता, वो अननेसेसरी काम नहीं करता है। इवन हम ह्यूमन भी ऐसे ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिस्टम कर रहा है, हम भी ऐसे ही करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा मेंटल, इस टाइम पे जो भी मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ या जो तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको उसको जब वो करो तो उसके सॉरी जब मेंटली उसको सोचो, तो फंक्शन के इस पे हिसाब से मत सोचना, इफ लॉजिक कुछ नहीं सोचना। क्यों, समझ लो कि चलो एक दूसरा तरीका लेते हैं, कि मान के चलिए मैंने आपको 2 पेपर दिए, कागज कागज दिया आपको। एक कागज में मैंने आपको ये लिख के दे दिया ऑब्जर्वेशंस, एज, हर सारे कैंडिडेट्स के। दूसरा कागज दिया, उस कागज में मैंने ये लिख के दे दिया बकेट्स। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे बताइए कि 0 से 15 में कितने बंदे आते हैं? 0 से 15 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास? इनके काउंट करने हैं आपको, राइट? तो 0 से 15 को जब आप काउंट करोगे, अच्छा 1 मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रुको रुको रुको। या उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल दूसरा दोबारा करके पूछता हूँ,
मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो बंदा 17 नंबर पे जो बंदा, ये जो जिसकी ये 17 है, अब उसको चेक करिए कौन से बकेट में आता है। करेक्ट, यही चेक करना है आपको। इसको हटा देते हैं। तो फॉर छोटा सा एक काम करते हैं, इसको पकड़े, चलिए कमल जी को पकड़ते हैं। कमल जी साथ में है? यस सर। ओके। अब ये आपको जो मैं आपसे पूछूंगा ये पूरा मैनुअल है, कोई लॉजिक नहीं है, हाँ कोई भी लॉजिक नहीं। आपको पेन से नहीं, इसको पेन और पेपर से ही करना है इसको, ठीक है? मतलब करके नहीं सोचना है कि पेन और पेपर से ही कर रहे हैं, कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, कोई एक्सेल यूज नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ पूरा मैनुअल सब दिमाग में। ये जो 17 है, ठीक है, ये एक बंदे की एज है हाँ 17। आप हाँ आपको मुझे बताना है कि 17 का 17 जो बंदा है, सॉरी जो बंदा जिसकी एज 17 है, वो इसमें से किस बकेट में आया। तो मेंटली कैसे कर हाँ। रहे हो आप इसको, तो आपको वो समझाना है कि दिमाग में पहले क्या आया, फिर वो पूरा समझाइए जरा। सर फॉर्मूला वाइज नहीं नहीं, इफ मैंने मना कंडीशन किया ना, मैं कह रहा हूँ पूरा मैनुअल है, कोई भी फंक्शन नहीं सोचना है, ना एक्सेल सोचना है, सिर्फ पेन पेपर में दिमाग में क्या चल रहा है वो बताना है। नहीं सर, हम पहले ये देखेंगे। अच्छा सर, पहले ये देखेंगे कि 17 जो आप बता रहे हो बकेट नंबर कितने में कहाँ से कहाँ तक है। मतलब 0 से 15 में पहले हम फाइंड करेंगे, तो उसमें तो है नहीं। फिर सेकंड वाले में जाएंगे, 16 to 30 है, इसमें फाइंड करेंगे, तो उसमें 17 मतलब एज वाला बंदा आ सकता है। तो फिर हम उसके बाद इसको सेकंड बकेट में जस्टिफाई कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मतलब इस तरह की सेकंड बकेट में वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी, हाँ हाँ, क्या ये इसमें आ सकता है एज ओके। में। उसके बाद क्या करेंगे? सर वैल्यू में ट्रू और फॉल्स दो चीज होती है, तो ट्रू होगा। नहीं, मैं आपको आपने 17 ढूंढा, आपने यहाँ चेक किया, यहाँ नहीं मिला आपको, फिर आपने यहाँ चेक किया, यहाँ पे मिल गया, आपने यहाँ यस डाल सर। दी। उसके बाद उसके क्या बाद हम करेंगे? कुछ भी नहीं फाइंड करेंगे। बस यही है लेजी वैल्यूएशन, यही तो है कि आपको आपका रिजल्ट मिल गया, उसके बाद अननेसेसरी इसको क्यों चेक करोगे आप? आपको जो चाहिए तो मिल गया ना, राइट? ये तो राइट। मेंटली भी तो आपने वैसे ही किया जो सिस्टम कर रहा है इस टाइम पे, राइट? राइट। तो यही है लेजी वैल्यूएशन। इस वाले तरीके और इस वाले तरीके में फर्क ये है कि यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, यहाँ पे हर बार मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हो, एक साथ दो सेट चेक कर रहे हो, एक ये चेक कर रहे हो, एक ये चेक कर रहे हो, फिर एक चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे सिस्टम को आप अननेसेसरी काम दे रहे हो, और यहाँ पे एक इफिशियंट वे में काम करवा रहे हो। कंडीशन एक ही चेक करा रहे हो, पर उसके ऑर्डर के चक्कर में काम सही हो जा रहा है। अब देखिए, अगर जिस सिचुएशन को मैं बदल दूं तो देखिए रिजल्ट भी बदल जाएगा। ये ऑर्डर अगर मैं बदल दूं ना, देखिए आंसर ही बदल जाएगा आपका। फिलहाल मेरा आपसे आप सभी से एक सवाल है कि आपको लेजी इवैल्यूएशन समझ में आया? ये नॉर्मली इफ ही कंडीशन तो हो गई एक तरीके से। आपको मैं इफ नहीं सिखा रहा, मैं आपको लेजी इवैल्यूएशन सिखा रहा हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है, और इफ का यूज करके ही समझाना बहुत आसान है। हाँ जी, बताइए क्या आपको लेजी इवैल्यूएशन समझ में आया कि नहीं? ये एक्सेल में भी वर्क करता है, ये पावर में भी वर्क करता है, ये सारे सिस्टम में वर्क करता है। लेजी इवैल्यूएशन सारे सिस्टम में होता है। सिस्टम का काम करने का तरीका ये है, ये मतलब इसको प्रोग्राम ऐसे किया गया है, हमारा दिमाग भी तो वैसे ही चलता है, राइट? जी, संजना जी समझ में आया कि नहीं? मतलब मैं इसके एग्जांपल्स देखूंगी तो मुझे और क्लियर हो जाएगा। और वैसे कौन सा मेरे एग्जाम्पल चाहिए? इससे बढ़िया नहीं एग्जाम्पल ही नहीं, नहीं है मेरे पास। ये तो आपने दिया, मतलब पावर बीआई में कैसे करते हैं इसको, ऐसे वो वाली चीज, मैम ये तो मैंने मतलब समझ मैंने, में आ गया। आप समझ नहीं रहे बात है। लेजी वैल्यूएशन ये कोई करने का तरीका नहीं है। लेजी अच्छा वैल्यूएशन करने का तरीका नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है ये अच्छा, सिस्टम का मैकेनिज्म है कि कैसे वो काम करता है। मतलब ये एक तरीके से अगर हम कोई भी चीज लगा रहे तो वो एफिशिएंट कैसे लगा सकते हैं वो है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो दो तरीके बताए मैंने, करने के दो तरीके। लेजी हाँ वैल्यूएशन यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, ये जो इफ हम्म लगाया ना ये वाला, इसमें भी लेजी वैल्यूएशन काम कर रहा है। पर यहाँ हम्म पे आप क्या कर रहे हो, सिस्टम को फोर्स कर रहे हो डबल काम करने के लिए। यहाँ पे क्या हम्म कर रहे हो, यहाँ पे काम तो करवा रहे हो उससे, पर डबल नहीं हम्म है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं दे रहे। यहाँ पे हम्म इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डबल कंडीशन नहीं चेक करनी पड़ती। लगाने हम्म के दो तरीके हैं बस। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे समझने का है, जो समझाने का ये है
ये लेजी वैल्यूएशन क्या है? बस एक कॉन्सेप्ट है ये। जैसे हम एज अ ह्यूमन काम करते हैं, हम भी बिल्कुल इसी तरह से तो काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम आलसी हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है। हम जब भी कोई चीज चेक करते हैं, हम टॉप टू बॉटम चेक करते हैं, ऐसे ही करते हैं। कमल जी ने 17 को देखा, उन्होंने ऊपर से शुरू किया, फिर यहाँ पे नहीं मिला उनको, फिर वो आगे बढ़े, आगे चेक किया उन्होंने, फिर यहाँ मिल गया, उन्होंने असाइन करवा दिया। उन्होंने ये चेक तो नहीं किया। वो बात अलग है, क्योंकि दिख दिख थोड़ा सा रहा है, दिख थोड़ा सा रहा है, राइट, तो इसलिए आसानी से दिख रहा है यहाँ पे। पर अगर ये बहुत बड़ी लिस्ट होती तो क्या पूरा थोड़ा चेक करते, राइट, क्योंकि पूरा तो सॉर्टेड है, इतना तो अंडरस्टूड है कि बाकी का ऑब्वियसली नहीं होगा। यही मिल गया, यही कर दिया। सिस्टम में पूरा स्कैन रखता है अपने पास, इसलिए वो चीजों को सॉर्टेड रखता है। मतलब उसके लिए हर चीज एक फॉर्मेट में होना जरूरी है, ताकि उसको वर्क करने में एफिशिएंसी उसकी बढ़े। चलिए ठीक है। हाँ जी राकेश जी, समझ में आया आपको? सर साहू मुझे जी, समझ में आ गया। जी जी जी। अरे वाह, गुड। साहू जी आप हो सेम या कर, नहीं? अच्छा सर सेम कंडीशन तो उसमें भी होता है ना, क्या नाम है, इट्स फाइन। जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ बैंकिंग सिस्टम में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम हेलो, आपके जितना भी कंप्यूटर है इसी तरह से काम करते हैं सर। हाँ जो कमिट वाला होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने डाला कितना अमाउंट दीजिए, और निकालता है वहां से, और 10 सपोज 10 किया 10 निकालता है, उसके बाद कमिट मारता है वहां से, और अच्छा, आपका निकाल देता है उतना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत उसके बढ़िया। अब ये समझ में आ गया, तो हम आगे इस पे एक और ज्ञान है वो भी देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक लगाने का तरीका है। एक तरीका तो ये हो गया जिसमें हमने ऐसे बताया। जो नॉर्मली हम जब भी कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो हमारी गलती क्या होती है, हम पूरा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को वैसे ही दे देते हैं जैसा हमें बोला गया है। जैसे दोबारा समझते हैं इस चीज को। मैंने पूछा कि क्या ये 46 की जो वैल्यू है, इनमें से कहाँ फिट होती है? 46 की जो वैल्यू है, इसमें से क्या फिट, कहाँ फिट होगी? तो हमारा दिमाग ना क्या करता है, मतलब ये ऐसी सोचता है। 46 को ढूंढेगा वो पहले, तो पहले वो 0 भी चेक करेगा, 45 भी चेक करेगा। ऐसा हम कर रहे हैं, इंटेंशनली कहें या अनइंटेंशनली कहें, हम कर रहे हैं। 0 से 15 भी चेक करेगा, 16 से 30 भी चेक करेगा, मतलब इन अलग अलग वैल्यूज को भी चेक करता है। मतलब बिल्कुल इसी तरह से ही चलता है हमारा दिमाग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा दिमाग ऐसे ही चलेगा। फिर 46 से 60 भी चेक करेगा, तब जाके कहेगा हाँ हाँ भाई ये है, अब असाइन कर दो। दिमाग ऐसे चल रहा है, पर वो ऐसे नहीं चलता जैसे यहाँ पे डाल रखा है। मतलब क्या ये 46 से बड़ी है, इस तरह से चेक नहीं करता वो चेक हमेशा ऐसे ही करता है। इसी वजह से ही हम जब भी कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं या कोई लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, तो हम इस तरह से फोर्स करते हैं चीजों को, जो कि तरीका गलत है। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया। यही तरीका मैं दूसरा करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाया, मैंने नीचे से बनाया। मैंने पहले 46 चेक करा, फिर 61, फिर 46, फिर 31, नीचे से चेक करा। अब मैं सेम काम को ऊपर से नीचे की तरफ कराता हूँ, फिर देखिए रिजल्ट में कितना अंतर आता है। इसको उठाया, तो यहाँ पे इस मार दिया, ओह सॉरी सॉरी, ज्यादा ले लेते हैं, इसको अब उल्टा करेंगे, ठीक है। इसे लेते हैं, ओहो इतना फास्ट है, डाउन टू टॉप, ये टॉप टू डाउन, टॉप ऐसे कुछ बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं, इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन हम चेक करेंगे, क्या ये 0 से बड़ा है, राइट। फिर क्या बोलेंगे, अगर 0 से बड़ा है तो क्या करेंगे, 0 to 15। 0 to 15 कर देंगे। फिर इसके बाद गलत क्या आएगा फिर तो। मैं वो समझा, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, गलत तो आएगा ही, मुझे मालूम है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, 16, 16 से बड़ा है क्या? अगर 16 से बड़ा है तो 16 से 30 दे दीजिए, राइट। अगला क्या, 31, 31 से 45, राइट। उसके बाद 46, 46 से 60, 60। अगला क्या, 61, सॉरी मेरी गलती, हाँ 61 ही तो वो है। दे दो, और एल्स फिर 61 से क्या है, 61 से ऊपर क्या है, 75। 75 है, और एल्स में क्या एक्चुअली दे में वही सकते हैं, 76 90। ये दे दिया। अब एंटर मारते हैं, अब देखिए आंसर फट गया, क्योंकि ये लेजी वैल्यूएशन है।
वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसको जैसे ही ट्रू मिला वो छाप दिया उसने। उसने देखा क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी है? ये कहेगा हाँ जी बड़ी है, तो असाइन कर दो। साइन कर दिया उसने, आगे चेक ही नहीं करेगा ये। ये चेक ही नहीं कर रहा है, सभी में इसने ओहो! ऐसे किया, चेक ही नहीं करेगा ये। ये मतलब तो इस ये कह रहा है रिजल्ट मिल गया, मैं जाऊँगा ही नहीं आगे, मैं क्यों चेक करूँ? अच्छा, मैं अच्छा, करूँगा अच्छा। ही नहीं, मैं करूँगा ही नहीं पहला चेक, कंडीशन सैटिस्फाई हो गया इसीलिए बस। आगे नहीं आ रहा है। यस, तो ये लगाने के तरीके में फ़र्क, ठीक है? अब इसको उल्टा कर सकते हैं हम, इसको उल्टा कर तो सकते हैं। 1 मिनट हाँ, इस केस हाँ। में बोलो, बोलो लेस दैन की बात कर रहे हो ना? हाँ, अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इसको करो हाँ, 15 कर दो इसको। 15 से छोटा है क्या? ये बराबर है क्या? तो असाइन कर दो। सिर्फ सब में लेस दैन कर देने से हो जाएगा? अच्छा, अच्छा। नहीं, थोड़ी वैल्यू ही बदलनी पड़ेगी। 30 वैल्यू बदलना पड़ेगा। या 30 से छोटा या फिर से छोटा सॉरी, सॉरी। 45, 45 हुँ, बिल्कुल। लगाने के तरीके में फ़र्क। हुँ, सिस्टम करेगा काम ऐसे ही जैसे मैंने बताया, वो लेज़ी ही काम करेगा। हुँ। आपको बस एफिशिएंटली लॉजिक में चेंज लाना है। मैं बस वो नहीं सिखा सकता आप लोगों को, यही तो फ़र्क है। ये देखिए, करके मैच, हाँ, समझ में आया मेरा पॉइंट? कि सिस्टम काम तो ऐसे ही करेगा, लेज़ी ही करेगा वो। और आपको तरीका ढूँढना है जिससे आप उसको लेवरेज कर सको। उसके क्या कहते हैं लॉजिक लगाने के तरीकों को कैसे लेवरेज करना है। और कई बार सच बता रहा हूँ, हम बस यही गलती कर जाते हैं इसलिए रिज़ल्ट भी गलत आता है। बंदे को लगता है उसने लॉजिक सही लगाया, पर उसने सीक्वेंस गलत कर दिया होता है। सी कई बार ऐसा हुआ है कि बंदे ने स्विच लगाया है, बंदे ने इफ लगाया है, रिज़ल्ट गलत आ रहा है। क्यों? होता है, क्योंकि ये यहाँ कई पे बार होता सीक्वेंस, है। क्योंकि सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पे। वो लगा देता है पर सीक्वेंस को इग्नोर मार देता है। वो यही नहीं देखता कि सिस्टम 1 बाय 1 चेक कर रहा है। पहले वो चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा। वो 1 बाय 1 ही चेक करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने लगा दिया कहीं पे भी वो एकदम से कहीं से भी शुरू कर देगा। वो सारी कंडीशन चेक ही नहीं करता। वो एक सीक्वेंस चेक करता रहेगा, उसको जैसे रिजल्ट मिलेगा वो पास कर देगा। वो आगे कंडीशन चेक ही नहीं करता। इसीलिए बता रहा हूँ ये। और मेरे साथ कई बार मतलब मेरे साथ नहीं हुआ। कई सारे बंदों ने इसके लिए हेल्प ली है। उन्होंने लॉजिक लगाया पर लॉजिक रिजल्ट दे रहा है गलत। और उनको रीज़न नहीं मालूम क्यों गलत आ रहा है। सर खपाते रहते हैं कि क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बेसिक चीज़ भूल जाते हैं। ये ले इसका सिस्टम का इवैल्यूएट करने का जो तरीका है, वो उनको पता नहीं है, इस वजह से गलत आता है। हाँ जी, अब बताइए किसको कोई सवाल है क्या? क्या आपको ये सवाल सॉरी कॉन्सेप्ट समझ में आया? राकेश जी, हुँ। तो साहू फिर जी, एक लेज़ी इवैल्यूएशन होती है, दूसरा कौन-सी होती है? हैं? दूसरा बोले तो? अरे मुझे एक ही मतलब पता है यार। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे जो-जो तरीके होते हैं बता देता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन है। यस। तो ये लेज़ी इवैल्यूएशन जो होता है तो ये इस यही ओनली इसका जो फ़ॉर्मूला है, ऊपर जो इफ एंड कंडीशन जो लगाए हो, हाँ, हाँ। नहीं ये नहीं तो है। ये सिर्फ़ हाँ, ना ये फ़ॉर्मूला नहीं है। क्या है ये? लेज़ी फंक्शन इवैल्यूएशन है? फ़ॉर्मूला नहीं है, ये एक मैकेनिज़्म है सिस्टम के काम करने की। अच्छा। तो ये सिर्फ़ मैं इसी में ही ना, चलो ना, इसी ना, टाइप का ना, फंक्शन में ही काम करेगा ना अरे और नहीं, नहीं कुछ? सर, नहीं, नहीं। देखिए, अगर आप उस सिस्टम से कुछ भी काम करा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी एंड ये कोई भी लॉजिक डाल रहे हो, सिस्टम चेक कैसे करता है? ट्रू और फॉल्स भी तो चेक करता है वो। हुँ, यस, अगर आपने बोला ये इसको उठाओ और इसको उठाओ, इसको सम कर दो, 1 + 2 यही करवा रहे हो आप? हुँ, तो सिस्टम को कैसे पता है कि ये नंबर है? सिस्टम को कैसे पता है ये भी नंबर है? सिस्टम को कैसे पता है कि सम करना है? सम करना किसने बताया इसको? कि इसको हमने जोड़ना ही पड़ेगा, कैसे पता? राइट? यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा बी और अब ये ऐसे क्यों दे रहा है भाई? अब ये 1 ही क्यों दिया? यहाँ पे इसने ए को जोड़ा क्यों नहीं? सिस्टम को कैसे पता? राइट? तो सिस्टम के पास एक तरीका होता है जिससे वो चेक करता है कि क्या ये नंबर है? क्या ये नंबर है? और फिर उसका एक अलग से मैकेनिज़्म होता है जिसमें वो सम मारता है। मतलब सम भी डिफाइन करना पड़ता है आपको कि सम लगाएगा बंदा, सम को कॉल करेगा अगर, तो आपको जो नंबर में असाइन हुआ वो जोड़ना है, राइट? तो सिस्टम पहले चेक भी तो करेगा कि नंबर है कि नहीं, ऐसे ही टोटल कर देगा क्या? करेक्ट? तो कहने का मतलब है जब सिस्टम काम करता है तो वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, 0 और 1 में। तो 0 1 आपको एक तरह से ट्रू फॉल्स भी तो है ही, राइट? तो सिस्टम का कोर नेचर है इस तरह से काम करना। मैंने समझाया क्यों है?
वो है ये तरीके। ये जब हम लॉजिक बनाते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट हम इस तरह से लॉजिक बना देते हैं, आंसर आ जाता है। और कभी कभी हम ऐसे भी लॉजिक बनाते हैं, क्योंकि जब बिजनेस हमें लॉजिक देता है तो हम हर बार उस वे में सोचते नहीं है, तो आंसर गलत आते हैं। जैसे यहाँ इस वाले केस में गलत आया था, ये ऊपर जब दिखाया मैंने आपको, अरे पहुंच जा भाई, ये देख रहे हो, ये गलत आ रहा है। अगर आपको ये तरीका ही ना मालूम हो, आपको कॉन्सेप्ट ही ना मालूम हो, उसका मैकेनिज्म ही ना मालूम हो, आप खोपड़ा खपाते रह जाओगे, लॉजिक तो सही लगा है, गलत क्यों आ रहा है? करेक्ट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हैं? इनका समझ नहीं आया। चलो कोई बात। साहू जी समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर, आ गया। तो पॉइंट ये समझाने का था कि हमें जब लॉजिक बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो चलता कैसे है और चेक कैसे करता है, वो रिजल्ट कैसे इवेल्यूएट करके आपको देता है। ये जरूर नहीं कि इफ में ही हो, ये बहुत सारे फंक्शन हो तो सब में ऐसे ही चलता है। स्विच लगाओगे उसमें भी यही लॉजिक चलता है, ठीक है। कुछ फंक्शन तो ऐसे होते हैं जिसमें वो तो सीधे सीधे पता है, सम है बस, पीछे चीजें चल रही है, हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, राइट। इफ का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसमें समझाना ज्यादा आसान है मेरे लिए तो है। स्विच में भी ऐसे ही होता है, स्विच इन अ वे स्विच होता है, कन्वर्जन ऑफ इफ नेस्टेड इफ का ही कन्वर्जन है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बताएं, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक बताते हैं, फिर मजा आएगा। अब आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो बताइएगा, तब हम बताएंगे कि कैसे होता है, और दूसरा तरीका बताऊंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेरी होल्डिंग, होल्डिंग, होल्डिंग। और ये सवाल जो है देखो, लेजी वैल्यूएशन तो इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, ये तो समझाने के लिए बोला है, पर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्वेरी होल्डिंग होती क्या है। ओके के लिए बहुत ही चकाचक तरीका है अपने पास। पहले मैं आपको एक सिक्वल से एक छोटी सी क्वेरी बना के दे रहा हूँ, मतलब डेटा फैच करके ला के दे रहे हैं, तो अब देखिए कैसे कैसे काम हो रहा है इधर। अच्छा, तो अब देखेंगे मैंने क्या किया, सीक्वल पे गया, ऑर्डर्स की टेबल पे मैं गया, वहां से मैंने डेटा उठा लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा इसमें टाइम नहीं चाहिए मुझे। सर एक क्वेरी फोल्डर किसका पार्ट है? ऐड कॉलम का ना? नहीं नहीं, क्वेरी फोल्डिंग जो है वो किसी भी मेन्यू का पार्ट नहीं है, अच्छा, वो पावर बीआई का मैकेनिज्म है काम करने ठीक है, का, वो पावर बीआई का मैकेनिज्म है काम करने का। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके रिपोर्ट के रिफ्रेश को फास्ट से स्लो कर सकता है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरव्यू में पूछा जाता है। आगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया, डेटा उठाया, डेटा टाइप चेंज कर दिया। अब मैं बोलता हूँ यार एक काम करो, कुछ कॉलम, जैसे ये वाले कॉलम मुझे नहीं चाहिए, हटाओ ना इसको, ये अननेसेसरी, रिमूव, हटा दिया हमने। उसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉय आईडी का ही डेटा दिखाना चाहता हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ कि 8 और 9 और 7, ये कुछ एम्प्लॉय का डेटा नहीं चाहिए मुझे, अननेसेसरी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो हमने कुछ ऑपरेशन कर दिया, अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन डन है, अब मैं इसको आगे यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मेरी कहानी खत्म। अब आपसे सवाल, ये जो मैंने ऑपरेशन किया, ये काम किसने किया? क्या ये पावर बीआई ने किया या किसी और ने किया? हाँ जी, मतलब मैं एज अ ह्यूमन, मैं मतलब मेरे को मत बोलना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो की यूआई मैंने इस्तेमाल किया, पर काम किसने किया? जी, शुरू करते हैं कमल जी से। कमल जी बताइए ये काम किसने किया? सर पावर भी है। अच्छा, साहू जी किसने किया ये काम? ये तो वही सिस्टम के थ्रू ही होता है काम। नहीं, किसने किया वो पूछ रहा हूँ, पावर बीआई ने किया या नहीं किया ये पूछ रहा हूँ, यस और नो? यस। अच्छा, राकेश जी? जी सर, पावर बीआई ने किया। अच्छा, संजना जी? हाँ जी, संजय, पावर किसने किया बीआई ने है? किया है, पावर क्वेरी गलत ने किया जवाब, है।
गलत जवाब। ये काम पावर बीआई ने नहीं किया, ये काम किया है एसक्यूएल ने। डेटा एसक्यूएल से है। अब कहोगे एसक्यूएल ने कैसे काम किया, सारा तो यही हो रहा है, दिख ही रहा है, SQL ने कहाँ किया। वो देखिए यहाँ पे, अब जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा, ये देखिए SQL क्वेरी, SQL की क्वेरी है ये, देखिए। थोड़ा दोबारा दिखाओगे? दोबारा दिखा देते हैं। आप ये लास्ट के स्टेप पर राइट क्लिक करो और व्यू नेटिव क्वेरी करो, ये देखिए। सर डायरेक्शन तो पावर बीआई ने दिया ना हमें, जैसे हाँ मतलब हाँ, इसको डायरेक्शन। दिया, सिक्वल को दिया कि भाई ये काम करेक्ट, करो, ये मुझे चाहिए। एग्जैक्टली वही तो पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा काम ठीक। पावर बीआई ने नहीं किया, पावर बीआई ने हम्म, डायरेक्शन दी कि भाई ऐसे ठीक। ऐसे चाहिए, ऐसे ऐसे कर दे, सुपरवाइज किया इसने बस। मजदूरी कौन कर रहा है? तो जब वो सोर्स से डेटा लाता है तो वो अपने अंदर बाउंड नहीं कर लेता डेटा को? नहीं, ये अच्छा, देखिए मैं ये तो आज तक पूरी, यही समझती थी। ये देखिए कमाल का, ये तो कमाल की चीज है, इसी को क्वेरी फोल्डिंग कहते हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है शुरू में, अभी बता दे। ये मैंने यहाँ डाल दिया। आप देखो ये पूरा सिक्वल का ही स्टेटमेंट है। सेलेक्ट लगाया इसने, कॉलम का नाम उठाया, यहाँ पे उठाया, देखो मैंने याद होगा डेटा का टाइप बदला था, कन्वर्ट लगाया इसने, हम्म। डेट बनाया उसको, हम्म। राइट, उसको फिर एक हम्म। नाम दिया, फिर और आते हम्म। हैं, फिर उसने यहाँ पे सब क्वेरी बनाई, यहाँ पे वेयर लगाया, मैंने बोलना था ये एम्प्लॉय मुझे नहीं चाहिए, नो हटा दिया, हम्म। नल हटा दिया, हम्म। 8 हटाया, 6, इतना सबको हटा दिया, 7 हटा दिया। उसके बाद जो बन के आया वो मुझे दे दिया कि ले ले भाई। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पावर पे क्या कर रहा है, जैसे राकेश जी ने बहुत अच्छा बोला कि डायरेक्शन दे रहा है, वो वैसे ही कर रहा है। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो हम यूआई की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। हमने काम किया यूआई की मदद से, वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो कन्वर्ट हो गया इसमें, इस एम क्वेरी में कन्वर्ट हो रन गया, कोड सॉरी, में, एम एम क्वेरी में। क्वेरी में कन्वर्ट हो गया। पावर बीआई ने यहाँ पे एक स्मार्ट खेला, उसने क्या किया, एम क्वेरी में कन्वर्ट होने के बाद एम क्वेरी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसक्यूएल में। मतलब जो सोर्स क्या था यहाँ पे, जहां से डेटा ला रहे थे, वो था सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर की भाषा क्या है, सिक्वल स्टेटमेंट्स, राइट। तो उसने क्या किया, एम क्वेरी को लिया, एम क्वेरी को कन्वर्ट कर दिया, जो सोर्स सिस्टम है उसकी भाषा में कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये यूजर है, यूजर ने ये क्वेरी बनाई है, ये मेरी लैंग्वेज है, मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ उस लैंग्वेज में जो तू समझता है, तो ले सिक्वल सर्वर, ये तेरी लैंग्वेज है। तो उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर एम कोड को उठाया, कन्वर्ट कर दिया इस वाली लैंग्वेज में जो यहाँ को आपको दिख रही है इस वक्त, और इस लैंग्वेज को उठा के उसने कहाँ भेज दिया, सिक्वल सर्वर को भेज दिया कि सिक्वल भाई ये डेटा बना, ये इस क्वेरी को इस्तेमाल करो, डेटा बना के दे दे मेरे को, बस। इसी को कहते हैं क्वेरी फोल्डिंग, मतलब अपना तो काम इसीलिए खुद। इसीलिए एक्सेल इनएक्टिव डेटा सोर्स हाँ, है, और इसलिए वो सिक्वल फ्लैट एक्टिव, फाइल में कंसिडर किया जाता है, हाँ करेक्ट, ठीक है। क्योंकि तो वो अब ये ऐसे रिस्पॉन्स पे डेटा नहीं देता है। एग्जैक्टली, ठीक है, आगे ओके, तो सुनिए। मेरा ये डाउट था जो कि क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि जो काम पावर बीआई का था, पावर बीआई ने नहीं किया, उसने वो काम का जो वर्कलोड था, वो कहाँ क्या किया, उसको असाइन कर दिया, डेलीगेट कर दिया कि भाई ये काम तू कर दे। क्यों? क्योंकि पावर बीआई का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को विजुलाइज करना है, उसका काम डेटा को ट्रांसफॉर्म करना नहीं है, उसमें वो इफिशिएंट नहीं है। तो बेटर क्या तरीका है कि वो खुद ना करके वो काम किसी और से करवाए, ऐसे बंदे से कराए जो उस काम को करने में इफिशिएंट है। सिक्वल सर्वर डेटा को मैनिपुलेट करने में, क्वेरी लिखने में इफिशिएंट है, क्वेरी का रिजल्ट देने में इफिशिएंट है। तो क्यों ना ये काम उसी से कराया जाए, यही हो रहा है। तो यहाँ पे उसने क्वेरी फोल्डिंग करा दी। इसी को कहते हैं क्वेरी फोल्डिंग, कि खुद ना करके किसी और से को डेलीगेट कर दे। क्या आपको क्वेरी फोल्डिंग समझ में आई? वह इसकी एक क्वेरी को परफेक्ट फोल्ड कर डेफिनेशन दिया। हाँ, डेफिनेशन क्या है परफेक्ट इसकी? या डेफिनेशन तो मुझे भी नहीं मालूम, मेरे को उसका मीनिंग पता है। तो सिंपल सा अगर आपको इंटरव्यू में बोलना है, डेफिनेशन नहीं मालूम, मैं सच बता रहा मतलब डेफिनेशन हूँ, नहीं, अगर एक्सप्लेन आपसे करना हो। इंटरव्यू में पूछा जाता है हाँ तो आप हाँ, क्या इसके क्या मतलब बताते हो? इतना मैं सीधा इलैबोरेट सा, करके तो नहीं बताएंगे, राकेश जी नहीं वाली बात हो मैं जाएगी फिर। नहीं, वैसे मैं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एलैबोरेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको लगेगा इसको पता है। और हम्म। अगर आपको वैसे बताना है कि क्वेरी फोल्डिंग क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये ये जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन लोड होता है जो पावर बीआई लेवल पे है, उसको
ये पुश बैक करता है टुवर्ड्स द डेटा सोर्स, या कह सकते हैं इट टेक्स ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन एंड होल्ड बैक और पुश बैक टू द सोर्स, सीधा सीधा। तो ये एक्सेल में, जब एक्सेल के केस में कैसे हैंडल करता है फिर? एक्सेल में तो ये कर नहीं पाएगा, तो ये लोकली खुद ही करता है ये काम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका SQL सर्वर एक रिलेशनल डेटाबेस है पहला, वो एक एक्टिव डेटा सोर्स है, मतलब आप राकेश जी मैसेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये बोल भी कम है, मैसेज ज्यादा करते हैं। यहाँ पे लिखा है डन फ्रॉम गूगल बाबा। अरे यार, तुम्हें याद भी रहेगा ये, तुम ये बोलो, और मान के भी चलो तुमने उसके सामने बोल दिया, वो समझ जाएगा, गूगल में देख के बोल रहा है, कहेगा चीटिंग कर रहा है, कहेगा स्क्रीन दिखाओ अपनी। समझ रहे हो, आजकल बहुत सारे ऐसे किस्से आ रहे हैं बंदे। अगर आपको एक थोड़ा कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो यूट्यूब पे जाके लिखो इंटरव्यू चीटिंग्स, ऐसे ऐसे वीडियो आ जाएंगे ना, आप देखोगे बंदों ने चीटिंग कर करके डाला है, और कईयों के चेहरे देखे ना आपको हंसी आ जाएगी कि यार ये पकड़ में आ गया, देखो चेहरा देखो इसका। मैंने खुद पकड़ा एक बंदे को चीटिंग करते हुए, मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने, कैसे? अरे बहुत मस्त किस्सा था। तो उसमें हो ऐसा रहा था, ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है, वो आता है, उसने पहले उसका रिज्यूमे देखा ना, रिज्यूमे देख के इतना बढ़िया रिज्यूमे बना रखा था उस आदमी ने, एक तो काफी थोड़ा लेंथी था, और जो भी की पॉइंट्स है उसको उसने हाईलाइट कर रखा था, टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर उसके रिज्यूमे के हिसाब से उसको अच्छा खासा था। तो इसी वजह से हमने उसकी प्रोफाइल सेलेक्ट करी थी। फिर वो इंटरव्यू देने आता है, कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत, चलो कोई बात नहीं। वो उसने क्या किया था कि जब वो इंटरव्यू में अपीयर हुआ तो वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया, उसने कनेक्ट किया मोबाइल से, ठीक है। पहली पहली वो भी हम चला रहे थे, कोई बात नहीं चलो। तो वो क्या कर रहा था, जब भी हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब तक हमने उससे उसका इंट्रो पूछा, वो बड़े आराम से बात कर रहा था। पर जब भी हम उससे कोई क्वेश्चन कर रहे थे, टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे थे, तो आंसर बहुत तेजी से दे रहा था, वो बहुत तेजी से भाग रही थी उसकी गाड़ी। मेरे को ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मेरे को इंट्रोडक्शन इसने आराम से दिया, टेक्निकल आंसर ये इतने रफ्तार में क्यों दे रहा है, इसकी कोई वजह समझ नहीं आई, ठीक है। उसके अलावा एक एक बिहेवियर और कर रहा था, जब भी आंसर दे रहा था टेक्निकल का, तो चेहरा नहीं दिखा रहा था, अपना माथा दिखा रहा था बार बार, मतलब कैमरे के इतना नजदीक आ जाता था। हम भी हैरान होते थे, कर क्या रहा है यार, इतना नजदीक क्यों आ रहा है। मैंने कहा एक अच्छा सा पोस्टर बना यार, ऐसे हिल क्यों रहा है बार बार, कैमरे के सामने मत आ, बार बार बोल रहे हैं कैमरे के सामने मत आ, फिर भी नहीं मानना, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो फिर पहले मेरे को समझ नहीं आया, फिर मेरे को एकदम से क्लिक किया, अरे ये तो नकल मार रहा है, ये तो लगता है स्क्रीन देख रहा है जरूर, इसलिए इसे बार बार नजदीक आना पड़ता है आंसर देने के लिए। फिर मैंने अपने मेरा जो कलीग था साथ में जो इंटरव्यू ले रहा था, मैंने उसको चैट पे लिखा, ये नकल मार रहा है, कह रहा हाँ, कह रहा तुम्हें अभी पता चल रहा है, मेरे को तो बहुत देर से पता है। देखो कैसी कैसी चालाकी करते लोग। हाँ जी, बताइए, सुनने में कैसा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो यूट्यूब पे करें, यूट्यूब पे भर भर के एग्जाम्पल मिलेंगे आप। सर कभी-कभी मैं चीटिंग करना सिखा देता हूँ लड़कों को। अच्छा, खुद मत करिएगा, पावर बीआई में चीटिंग अलाउड नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जाते हैं सब वहाँ पे, कुछ होते हैं सब न्यू वाले होते हैं सब, हाँ तो हाँ जाते हाँ। हैं तो कहते हैं कि मुझे आ नहीं रहा, तो मैंने कहा कि एक काम करो, फोटो खींच के भेजो, मैं इसका फॉर्मूला लिख के भेजता हूँ, कर लेना। देखिए, देखिए नकल किस सिनेरियो में सही रहती है, तो अगर नकल करते हैं तो, देखिए नकल जब आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए आपने नकल करी, ठीक है, और आपने जॉब ले ली, तो आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि जॉब तो ले लिया, पर यार हर महीने जो सरदर्दी होने वाली, जो काम मिलने वाला, वो कैसे करेंगे आप, राइट। वहां तो नहीं चलेगी ना नकल, चलो अगर एक्चुअली वहां पे भी, हाँ वही ज़्यादा मतलब थोड़ा नॉलेजेबल बंदा थोड़ा बहुत नकल कर दिया तो चलेगा, लेकिन जिसके हाँ, पास कुछ भी नहीं है वो पूरा नकल करके जाएगा तो वो फंस डेफिनेटली जाएगा, वो जाएगा वहां फंस जाएगा, फंसेगा, वो मतलब कहेगा यार टिक नहीं काम पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हुँ, उसे काम दिया जाएगा वो कर ही नहीं पाएगा। बट हुँ। अगर काम ही ऐसा है, मान के चलिए कोई कॉपी पेस्ट वाला काम है, राइट, वो तो जब कुछ बंदे को नहीं। पता ही है, जब वो नो कॉपी पेस्ट वाला काम है, वहां जाएगा, उसको ट्रेनिंग मिलेगी और जो कर लेगा, नॉर्मली सब, हाँ, वही है ना। पर अगर वो टेक्निकल प्रोफाइल में घुस गया, जहाँ पे भाई कॉपी पेस्ट चलता ही नहीं है, वहां पे नॉलेज, हर हाँ, हर दिन अलग अलग सिनेरियो आएंगे, तो वहां पे नॉलेज और एक्सपोजर ही काम आएगा आपको, हाँ। वहां पे कोई नकल काम नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से जॉब लेना का कोई मतलब नहीं बनता, आपको जॉब तो मिल जाएगी, सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि भाई आप जॉब लेने के लिए तो जॉब जॉब लेने के लिए तो आप इतना सदर्द नहीं पाल रहे, आपको सैलरी चाहिए, और सैलरी आपको मिलेगी काम करने पे, और काम कर ही नहीं पाओगे तो घंटा सैलरी उठाओगे,
खामखा रोना धोना रहेगा उसके बाद, शर्म मत निकालो। चलिए, क्या आपको क्वेरी फोल्डिंग समझ में आई? क्वेरी फोल्डिंग का सिर्फ यही एक एग्जांपल है और कुछ नहीं है सोच सकता? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, क्वेरी फोल्डिंग जो है वो होती यही है कि सिस्टम अपना काम खुद ना करके दूसरे से कराता है, इसे कहते हैं क्वेरी फोल्डिंग। पता लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सीक्वल में तो हमने देख लिया, कि यहीं पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे व्यू नेटिव क्वेरी आ गई और इसको चेक किया और हमारे पे विंडो आ गई। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिसेबल हो जाता है। उसके दो मतलब होते हैं डिसेबल होने के, या तो क्वेरी फोल्डिंग हो नहीं रही है, या सोर्स ही ऐसा है जो क्वेरी फोल्डिंग तो हो रही है जिसके साथ, पर यहाँ पे आएगी नहीं हो। दो रीजन होता है डिसेबल होने के। ठीक है जी, अगर आपको पता लगाना है, एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, बहुत सारा हो गया है ये नोट नाउ। मैं आपको अलग से एक विंडो में दिखाता हूँ, रुकिए, और ज्यादा क्वेरी हो गई है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। पावर BI है। इसे लेटर, ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वो क्वेरी बनाता हूँ, मतलब एक सीक्वल से कनेक्ट करता हूँ मैं, और एक तरीका है उससे इसका यूज करके दिखाएंगे अभी। अब कुछ तरीके होते हैं जिससे क्वेरी फोल्डिंग बंद हो जाती है, वो सीक्वल भी हो सकता है। इसे हमने इंपोर्ट ले लिया जी। 2 मिनट, अभी मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। ओके गाइस, आ गया मैं वापस। हाँ सर। जी आगे बढ़ते हेलो। हैं।
हाँ जी सर। सर जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मान लीजिए कि सीक्वल के कंडीशन में ये है कि पावर बीआई उसे डायरेक्शन देता है कि सीक्वल के डेटा सेट को कि मेरा रिक्वायरमेंट है ये, इसे फुलफिल करके मुझे बैक दे दो। तो इस कंडीशन में अगर एक्सेल से हम ले तो उसका डेटा सेट तो एक्सेल होगा, तो उसमें थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कैसे कर रहा है वो। हाँ, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा वो भी सही देख होना लेते चाहिए हैं, था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी देख लेते हैं। मैं आपको 3-4 कनेक्शन बना के दिखाता हूँ, ठीक है? जी, 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 वही थोड़ी। देखिए, अभी हमने क्या किया, ये डेटा उठाया हमने सीक्वल से और हमने चले गए ऑर्डर्स की टेबल, ये रही ऑर्डर्स की टेबल, आ गया। वही सारे पुराने स्टेप, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, चेंज टाइप किया और डेट बना दिया इसको। फिर एम्प्लॉय आईडी, इसमें ये हटा दिया, ओके कर दिया इसको। राइट में चले गए, इन कॉलम की हमें जरूरत नहीं है, हटा दिया, बन गया। क्वेरी बन गई, क्वेरी 1, ये लिखते हैं फ्रॉम एसक्यूएल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक डेटा उठाऊंगा ओ डेटा फीड से, ओ डेटा एडवेंचर वर्क्स, कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे आए, यहाँ चले गए, ओ डेटा में चले गए, पेस्ट मारा, ओके किया, यहाँ पे हम ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस, ओके कर दिया इसको, आ गया, राइट, ठीक है, ओके। यहाँ पे जाके हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, हाँ, ये प्रोडक्ट मॉडल आईडी जो है वो हम ले लेते हैं 10 और 7, 2 ले लेते हैं बस, ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है, आ गया, 10 और 7 ले लिया हमने, ये कर दिया हमने, और इसको लेते हैं फ्रॉम ओ डेटा। अब हमने ओ डेटा से उठाया, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये डिसेबल्ड आ रहा है, चलेगा नहीं ये, ठीक है, बंद है, पर क्वेरी होल्डिंग हो रही है इसमें। अगला लेते हैं, आपने बोला एक्सेल से उठाओ जी, एक्सेल से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे लेते हैं ऑर्डर्स की टेबल से, उठा ले भाई, ये कर लिया, इसको हम देते हैं फ्रॉम एक्सेल। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टेप्स ने मार दिए हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, नेटिव क्वेरी बंद है यहाँ पे, राइट, 3 सोर्सेज उठा ले। मैंने दोबारा एक चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पावर बीआई क्या करता है, आप उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, उससे वो बनाता है एम लैंग्वेज। एक काम करते हैं, एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे आए, आपने बोला, आपने कुछ एक्टिविटी किया, आपने करी पावर बीआई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने, ठीक है, ये आपने किया पहला, ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद पावर बीआई ने क्या किया, कन्वर्जन टू एम लैंग्वेज या एम कोड, ये किया उसने, ठीक है जी, ये काम कर दिया उसने। उसके बाद पावर बीआई ने फर्दर कन्वर्जन फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम एम टू सोर्स लैंग्वेज, सोर्स कोड, ये किया। यहाँ पे मैं सीक्वल क्यों नहीं लिख रहा, ये एक सवाल होगा, मैं सोर्स कोड लिख रहा हूँ, या सोर्स सिस्टम लैंग्वेज या सोर्स सिस्टम कोड, जो भी है लिख सकता हूँ, ये करेगा, एंड देन आस्किंग फॉर डेटा, ये करता है पूरा काम, ये सारी एक्टिविटी करता है वो। तो ये काम किसने किया, पावर बीआई ने किया। यहाँ तक तो काम पावर बीआई ने किया, यहाँ पर भी काम पावर बीआई ने किया, ठीक है, सेंडिंग डेटा टू पावर बीआई बाय सोर्स, ये काम किया सोर्स सिस्टम ने, ये वाला, ठीक है जी। अच्छा, ये सारा काम यहाँ से यहाँ तक पावर बीआई ने किया, ये वाला काम हमारे सोर्स सिस्टम में है। अब ये सोर्स सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, ये आपका एसक्यूएल हो सकता है, ये ओडेटा हो सकता है, ये आपका स्नोफ्लेक हो सकता है ना, ये आपका ओरेकल हो सकता है, एसएपी हो सकता है, एसएपीडब्ल्यू हो सकता है, और क्या होता है यार,
फ्लैट फाइल हो सकती है, और क्या होता है यार, वेब हो सकता है, राइट। पर ये सारे के सारे जो सोर्स सिस्टम है जरूरी नहीं है कि ये क्वेरी फोल्डिंग को सपोर्ट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी। ओके, तो करता क्या है सिस्टम, पावर बीआई ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन टू एम कोड और एम टू सोर्स कोड। सोर्स में भाई हर एक डेटाबेस की या हर एक सोर्स सिस्टम की अलग लैंग्वेज होती है, राइट। ऐसे बीडब्ल्यू की अलग लैंग्वेज है, ऐसे बीडब्ल्यू सीक्वल रीड नहीं करता। ओडेटा की अलग लैंग्वेज है, वो सीक्वल रीड नहीं करता, वैसे भी बीडब्ल्यू की लैंग्वेज रीड नहीं करता, राइट। वेब की अलग लैंग्वेज है, फ्लैट फाइल की तो लैंग्वेज नहीं होती है, ऐसे सोर्स पे डाल दिया बस। तो हर एक सिस्टम की अलग लैंग्वेज होती है। तो एम टू सोर्स में कन्वर्जन होता है, मतलब हर लैंग्वेज के हिसाब से कन्वर्जन वो करता है। सीक्वल होगा तो सीक्वल स्टेटमेंट, ओ डेटा होगा तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट में कन्वर्जन होगा, ऐसे बीडब्ल्यू होगा तो ऐसे भी बीडब्ल्यू की जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्जन करता है, और वेब होगा तो एचटीटीपी में करेगा कन्वर्जन। हर सोर्स सिस्टम के हिसाब से अलग अलग कन्वर्जन करता है, और कन्वर्जन करेगा। अगर वो कन्वर्जन कर पाया तभी वो डेटा मांग सकता है, अगर वो कन्वर्जन नहीं कर पाया तो मांग नहीं सकता है। कन्वर्जन हो गया सक्सेसफुल तो मांगेगा, और मांगेगा तो मिलेगा। यही है सिस्टम, ठीक है। आपको ये पूरा समझ में आया, ये क्या बोलते हैं इसको, आर्किटेक्चर समझ में आया ये वाला? नहीं समझ में आया तो कृपया बताएं, हम कोई अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास एक तरीका और है। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही इससे है बात सर। मुझे लगा मैं खुद से बात। चलिए ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो इसका एक एक बहुत ही लेमन तरीका से समझाते हैं, वो जो जरूर समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, 3 पर्सन लेते हैं, पर्सन 1, इसको 1 देना जरूरी है। पर्सन 2, मान जा, पर्सन 2, पर्सन 3, ओके ओके ओके, पर्सन 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, पर्सन 1 जिसको आती है हिंदी, पर्सन 1 जिसको आती है हिंदी, पर्सन 3 जिसको आती है कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा, चाइनीज ले लेते हैं, मैंडेरिन बोलते हैं उसको, चाइनीज ले लेते हैं। ये लैंग्वेजेस आती हैं। अब सीधी सी बात है, जो पर्सन 1 है उसको हिंदी आती है, उसको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। पर्सन 3 है जिसको सिर्फ चाइनीज आती है, ठीक है, उसको भी हिंदी नहीं आती। तो पर्सन 1 पर्सन 3 से कैसे बात कर पाएगा? दोनों एक दूसरे से बात तो कर नहीं पाएंगे, कहेंगे वो क्या बोल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, दोनों की ये दुविधा। तो हम यहाँ पे पर्सन 2 को बना देते हैं ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, हाँ, ठीक है। अब इसको हिंदी भी आती है और इसको इंग्लिश भी आती, चाइनीज भी आती है, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ जी, क्या आप मुझसे सहमत हैं? क्या आप मेरे साथ अभी भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या, बहुत बढ़िया, मुझे एक ही बंदा चाहिए, कोई भी हो पर हो, ठीक है। अब काम की बात देखिए, अब हिंदी वाले बंदे ने, जिसको हिंदी आती है, उसने बोला कि भाई मुझे एक एप्पल दो, राइट। चाइनीज बोलेगा कि भाई मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। ट्रांसलेटर क्या करेगा, हिंदी को लेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू चाइनीज, और चाइनीज को बता देगा, चाइनीज पर्सन को बता देगा। तो क्या अब चाइनीज बंदे को समझ नहीं आएगा? यस और नो? बिल्कुल आएगा सर। बिल्कुल आएगा। पर्सन 1 ने बोला मुझे एप्पल दो, मतलब एक काम बोला, ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट किया और वो काम इससे करवा दिया, खुद तो नहीं किया ना उसने। उन्होंने चाइनीज बंदे को बोला, चाइनीज बंदे ने एप्पल लिया, अब दे दिया, किसको दे दिया, पर्सन 1 को दे दिया। आसान है, यही है क्वेरी होल्डिंग, बहुत आसान। बट अब अगर इसने कुछ ऐसा बोला, इसने हिंदी में कुछ ऐसा बोला जो इसको समझ ही नहीं आया, तो क्या ये चाइनीज बंदे को बोल सकता है, समझा सकता है? बताइए, है जी? नहीं। अगर तो अगर वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएगा तो यार चाइनीज बंदे से क्या काम करवाएगा वो बता ही नहीं सकता, वो खुद सब खपाएगा कि यार इसने बोला क्या, राइट।
तो ये वो तरीका है जहाँ पे क्वेरी फोल्डिंग बंद हो जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि जो हमारा पावर, अब ये ट्रांसलेटर कौन है? ये है हमारा पावर बीआई, या पावर बीआई में पावर क्वेरी या क्वेरी फोल्डिंग जो भी, ठीक है, ये है पावर बीआई। पर्सन वन कौन है? हम हैं, यूजर है, राइट? यूजर यूजर है, यूजर है या डेवलपर, डेवलपर, राइट। डेवलपर है, मुझे सोर्स वो है डेटा अपना मांग रहा चाइनीज है, वाला, या तो डेवलपर कह लीजिए या ये आप इसके लिए रिपोर्ट, चाइना वाले सोर्स। हाँ, राइट। और चाइनीज हो गया सोर्स सिस्टम, है ना? कैसा लगा लेमन लैंग्वेज, लेमन एक्सप्लेनेशन? अब तो रिलेट कर रहा होगा, है जी? ये और तो मुझे देखिए, क्लियर हो गया, बट मुझे ये पूछना है, जैसे आपने कहा कि कुछ चीजों में वो क्वेरी फोल्डिंग करता है बट फिर भी डिसेबल रहता है। हाँ, वो बताएंगे उसी के लिए ही ये लास्ट का जो पॉइंट है क्वेरी डायग्नोस्टिक्स, ये इसका रोल तब आता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको ये आर्किटेक्चर समझ में आया सभी को? कृपया सभी बताएं, जो नहीं बोल रहे वो भी बताएं। ये नाम लेना पड़ता है, कितनी गलत बात है। कमल जी, आपको समझ में ये आया? सर, ये सर। अच्छा, सच बताइए, ऐसे ऐसे मत बोलिए कि आ गया नहीं इसलिए सर, बोला वो है। तो ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए। तो ये मेरे अ, आपसे एक सवाल है मेरा, कि मैं हम्म, जब पूछता हूँ तभी आप सवाल क्यों पूछते हैं, पहले क्यों नहीं पूछते? सवाल ये कि इसलिए जो क्वारी फोल्डिंग है, इसका पावर बीआई नहीं, में कहाँ, मतलब जैसे एसक्यूएल में तो यूज बता रखा है, स्नोफ्लैक में भी है और कितनी डेटा में भी है। कमल जी, कितनी गलत बात है। देखिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दे नहीं रहे, आप अपना सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल हाँ आपसे सर, ये है कि आप पहले क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे पूछने पे ही क्यों पूछते हैं? नहीं, मैंने सर पहले इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए यार। चलो, एटलीस्ट मैं जब आपसे बोल भी रहा हूँ कि कोई सवाल है तब तो बता दो यार, तब तो मैं आपको स्पेस भी दे रहा हूँ बोलने के लिए, तब बोल सकते हो, तब क्यों नहीं बोलते? ओके सर, ओके। ऐसे कैसे सीखेंगे? चलिए, अब सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे हमने एसक्यूएल में देखा, ओ डेटा में देखा, एसएपी में देखा, तो हम्म, उसका फोल्डिंग क्वारी फोल्डिंग का यूज हुआ। लेकिन हम्म, अगर हम एक्सेल से डेटा ला रहे हैं तो इसका हाँ, तो यूज होगा ही नहीं कहीं से। तो फिर हम हमारे तो मतलब पावर बीआई में बहुत कम यूज होगा क्वारी फोल्डिंग का। तो मतलब इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है वो पूछता है इसके बारे में ज्यादा। हाँ, पूछता है वो आपसे पूछेगा क्वेरी फोल्डिंग क्या होती है। ओके। वो, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि पावर बीआई में जब भी क्वेश्चन किए गए हैं, आपके हम्म, पावर क्वेरी एडिटर से, इस विंडो से सबसे कम क्वेश्चन किए जाते हैं, इस विंडो से सबसे कम क्वेश्चन होते हैं, हार्डली ओके। 1 या 2 या 3 बस। और वो ज्यादा वो नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि होता क्या है, जब आप इस पे काम करते हैं पावर बीआई पे, तो पावर क्वेरी का इस्तेमाल आप बहुत कम करते हो, बहुत कम। क्यों? क्योंकि पावर क्वेरी जो काम करती है वो आपको पहले से ही कराया हुआ पहले से ही मिल जाता है। आपके जो डेटा इंजीनियरिंग टीम होती है वो ये काम खुद ही करके दे देती है आपको। आपको जब जहाँ से जिस सोर्स से डेटा लाते हो ना, वो पहले से सजा हुआ मिलता है, तो आप क्यों पावर क्वेरी में सजाओगे इसको दोबारा? राइट, समझ रहे हैं? तो पहले से करा हुआ काम मिलता है, इस वजह से आप यहाँ पे करते नहीं है। अब अगर आपको ओके। करना पड़ेगा अभी, तो फायदा क्या है? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है जब ये सारी चीजें आप पावर बीआई में करेंगे? पावर बीआई इसीलिए ही, पावर बीआई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड ही नहीं है। जब नीड ही नहीं है तो क्यों करेंगे? बट जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल छोटा होता है, जैसे कोई मिड साइज कंपनी है या कोई स्टार्टअप कंपनी है जहाँ पर डेटा का वॉल्यूम ही छोटा है, जैसे किसी सीएफओ में आप काम कर रहे हैं या किसी प्रोप्राइटरशिप कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटी सी कंपनी है, वो कहाँ यूटिलिटी बिठाएगी? वो एक पावर BI का बंदा बिठा देगी बस, या एक SQL का बंदा बिठा देगी, उसी को बोलेगी भाई रिपोर्ट भी तू बना, डेटाबेस भी तू ही मैनेज कर, ETL भी तू ही खुद कर। मेरे पैसा नहीं है, मैं ज्यादा बंदे रख नहीं सकता, डेटा का वॉल्यूम भी कम है मेरे पास, तो वो सारा काम आपसे ही करा लेती है। तो हो सकता है कि आपको बड़ी कंपनी में वो काम ना मिले, पर यही काम आपको छोटी कंपनी में मिल सकता है। तो छोटी कंपनी में आप ही सर्वे सर्वा होते हो, डेटा को मैनेज करना, ETL करना, मैनेज करना, उसके बेस पे फिर ETL करना और
पावर बीआई में लेके आना, मतलब रिपोर्टिंग करना। फिर पावर बीआई पे एडमिन भी आप ही होते हो, कोलैबोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने ही करना है। मतलब आप एंड टू एंड पूरा सॉल्यूशन आप ही हो, आप ही उसके सर्विसर हो। या आप हो गए या आपके साथ एक दो बंदे और आ जाते हैं, बस। ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि डेटा का वॉल्यूम भी कम होता है, यूजर भी कम होते हैं, इसलिए वो बड़ी टीम बनती ही नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती ही नहीं है। समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। अ, जैसे एक छोटी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, तो वहां पे ऐसा ही है, वहां पे ऐसी सेग्रीगेशन ड्यूटी है ही नहीं। समझ रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके। क्या कमल जी, आपके सवाल का जवाब दिया मैंने सही से, या सवाल दोबारा कर सकते हैं अगर मैंने नहीं नहीं यस सर दिया? सही है। अच्छा चलिए, ओके। तो कहने का मतलब, जब एक्सेल से डेटा लेते हो तो एक्सेल में क्वेरी फोल्डिंग नहीं होती है, वो भी देख लेंगे हम। ठीक है? क्या आप लोग को कोई और सवाल है, या मैं आपको दिखाऊं क्वेरी फोल्डिंग हो रही है कि नहीं? अच्छा नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेरी फोल्डिंग अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्वेरी डायग्नोस्टिक्स। क्वेरी डायग्नोस्टिक्स, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में तो मैंने राइट क्लिक किया, तो ये बोल रहा है कि क्वेरी फोल्डिंग नहीं हो रही है, एटलीस्ट देख के तो ये लग रहा है। वो डेटा में आते हैं, यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे तो ये भी बोल रहा है बंद है। SQL में आते हैं, राइट क्लिक किया इधर, तो ये कह रहा है चालू है जी। आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, पर पर अगर हमें फिर भी चेक करना हो कि क्या सच में हो रही है क्या, ओके, तो उसके लिए हम टूल्स पे चले जाएंगे। तो टूल्स में आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें लेफ्ट साइड में आप देखेंगे स्टार्ट डायग्नोस्टिक्स है, इस पे आप क्लिक कर दो। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बॉटम राइट में बोले तो इधर, यहाँ पे टाइम वगैरह आपको दिखता है, वहां पे आप देखेंगे तो ये एक नया ऑप्शन ऑन हो जाता है, रिकॉर्डिंग ट्रेसेस। क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग ट्रेसेस, ये ऑन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप जाएंगे होम में, और रिफ्रेश में जाएंगे और रिफ्रेश ऑल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तीनों की तीनों क्वेरीज रन करानी है। अगर हमें सिर्फ एक ही रन करानी होती है तो रिफ्रेश सेलेक्टेड क्वेरी को रन कराना है, देन रिफ्रेश प्रीव्यू कर दीजिए। अदरवाइज अगर सारी क्वेरी रन करनी है तो रिफ्रेश ऑल कर दीजिए। अभी थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेगा, 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 लेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें कुछ क्वेरी का रिजल्ट बना के देगा, फिर उसमें मैं आपको चेक करवाऊंगा। थोड़ा ढूंढने में नौटंकी होती है, बट चल जाएगा। ये बार बार नहीं करते, पर ये जरूरी है, समझने के लिए जरूरी है। चल रहा है, चल रहा है। मीन टाइम ये रन हो रहा है, तो थोड़ा सा और। तो ये क्वेरी डायग्नोस्टिक कराने के बाद हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाएंगे। तो आई थिंक फिर 3 स्लाइड रह गई हैं, तो आई होप अभी अगर ये आज खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, फिर अगले हफ्ते पूरा खत्म करा देंगे। आई थिंक शायद करा सकते हैं अगले हफ्ते तक। अगले हफ्ते बोले तो ओहो अप्रैल में जाएगा ये तो, कोई बात। ओके, सो आप देख सकते हैं अब ये रन रन नहीं हो रहा, मतलब हो गया ट्रेसेस। अब उसके बाद टूल्स में फिर जाइए और स्टॉप डायग्नोस्टिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप स्टॉप डायग्नोस्टिक करते हैं तो आप देखेंगे इसने कुछ फाइल्स बना के दी हैं आपको, कुछ क्वेरीज बना के दी हैं। तो इसमें आप सीधा डिटेल वाले में चले जाइए, सारा निचोड़ वहीं मिल जाएगा आपको। ओके, तो उसके बाद अब आप यहाँ पे मेन चीज देखिए। अच्छा, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसने टोटल कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड जनरेट किए हैं। इसने 329 रोज जनरेट किए हैं, मतलब 329 रिकॉर्ड। तो हम पूरे का पूरा डंप है ना, इसको उठा के एक्सेल में ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए और कॉपी एंटायर टेबल। याद रखिएगा, जब कॉपी एंटायर टेबल करते हैं तो ये सिर्फ टॉप के 1000 रिकॉर्ड ही कॉपी करेगा, सारे नहीं। ठीक है जी, सारे नहीं करेगा, याद रखिएगा प्लीज। अब हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं फिल्टर लगाते हैं। क्वेरी कॉलम बी बता रहा है कि कौन कौन सी क्वेरी है। अब देखिए SQL में आ गए। ठीक है जी, SQL में आने के बाद उसके स्टेप में चले जाते हैं। लास्ट स्टेप क्या था? अब क्या था भैया, फिल्टर ड्रॉस था शायद, या मैं गलती कर रहा हूँ क्या? SQL में आ गए, लास्ट स्टेप था रिमूव कॉलम्स।
वो उठाया, यहाँ पे चले गए, आ गया। उसके बाद ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे सोर्स क्वेरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। हाँ, अबे मानता क्यों नहीं है? ओके, दोबारा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, सोर्स क्वेरीज पे आ गए। के बाद कैटेगरी में चले गए, डेटा सोर्स, ये ले लेते हैं। थोड़ा मुझे ढूंढने में टाइम लगता है वैसे, तो चलो जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो बता दो। देखिए, आपने लास्ट स्टेप को चेक किया, उसके बाद आप सोर्स क्वेरी में आ गए, उसके बाद आपको यहाँ ढूंढना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे ये कुछ क्वेरीज लिख रहा है सोर्स सिस्टम को, देख रहे हो आप? क्या आप देख रहे हैं? और नीचे आइए, ये देखिए यहाँ पे है हमारी वही वाली क्वेरी, देखिए सेम वही लिखा है ना इसमें, दिख रहा है आपको? सेम वही स्टेटमेंट लिखी है जो मैंने आपको वहां दिखाई थी, सेम वही है। ये डॉट डॉट छोड़ दीजिएगा, सारा पूरा इसके सेल के अंदर आया नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है तो डेटा सोर्स में ही है वैसे तो। एक मिनट के बाद और देख लेता हूँ नीचे, ठीक है, और नहीं है। अगर आपको चेक करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम चले जाएंगे डिटेल पे, क्वेरी में चले जाएंगे और फिर हम सीक्वल उठा लेंगे। पहले सीक्वल देख लेते हैं, फिर बाद में दूसरा दिखाऊंगा आपको। स्टेप में चले गए, यहाँ पे आ गए, रिमूव कॉलम पे चले गए क्योंकि लास्ट स्टेप था ये। फिर राइट पे आए और हाँ, ये डेटा सोर्स क्वेरी में बिल्कुल लास्ट में चले जाइए, तो आपको ही दिखेगा ये क्वेरीज। तो यहाँ दिखते हैं, यहीं पे डॉट डॉट है, मतलब प्रीव्यू में ही पूरा नहीं आ रहा, पर है तो पूरा ही। तो ये क्वेरी लिखी है इसने, देखिए, देख सकते हैं। तो इस सोर्स को भेजी गई है क्वेरी, ठीक है। चलिए, सीक्वल समझ में आ गया, आगे देखते हैं। सीक्वल के अलावा अब आप हम देखते हैं ओ डेटा देख लेते हैं। देखिए ओ डेटा क्या है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसके हिसाब से क्वेरी फोल्डिंग करता है, पर वो इतना इफिशिएंट नहीं है क्वेरी फोल्डिंग में। तो आपके अब कुछ अच्छा, जैसे डेटा टाइप चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसा कुछ होता नहीं है HTTP रिक्वेस्ट में, तो वो काम हो नहीं पाएगा। पर एक फिल्टरेशन जैसा एक बेसिक ऑपरेशन वो कर लेता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप इसमें था फिल्टर करना, फिल्टर पे आ गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये वाला क्या कहता है, ओह सॉरी, मैंने ही गलत पेज किया। तो आप नोटिस करिएगा, एक HTTP रिक्वेस्ट ही भेज रहा है। यहाँ पे हमने बोला था कि प्रोडक्ट मॉडल ID 7 and 10, दिख रही है आपको? ये फिल्टर लगाया था हमने, हाँ जी। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? एक यहाँ देख सकते हैं, रिक्वेस्ट लिखा ना, रिक्वेस्ट हमने भेजी थी, जिसमें बोला था मॉडल ID 7 होनी चाहिए और मॉडल ID 10 होनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट भेजी थी, ये तो रिक्वेस्ट थी, ये रिस्पॉन्स था, रिजल्ट ये आया, रिस्पॉन्स। और ये HTTP रिक्वेस्ट 200 ओके। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? हाँ जी, बाकी लोग भी बता दो यार, यस और नो। जी सर, जी, जी सर। यस तो सर। ये है HTTP रिक्वेस्ट, मतलब URL में जो भेजी जाती है। तो उसमें ही हमने बोला कि ये पूरा URL है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दिख रहा होगा। इसको फिल्टर कर दो, फिल्टर भी लगाया इसने, और फिल्टर फिल्टर लगाया इसने कॉलम पे, प्रोडक्ट मॉडल ID EQ बोले तो इक्वल 7 और प्रोडक्ट ID अगेन मॉडल ID इक्वल 10। तो ये रिक्वेस्ट इसने भेजी और रिस्पॉन्स में इसको वही मिला कि उसने मांगी। अगर आपको ये दोबारा देखना है तो आप यहाँ पे आइए, डेटा में आइए और ये देखिए फिल्टर रॉज में जाइए, तो आप देखेंगे कॉलम का नाम वही है। ओह सॉरी, इधर नहीं है, ऊपर देख सकते हैं आप, ये देखिए प्रोडक्ट मॉडल ID 7 और 10। तो मतलब क्वेरी फोल्डिंग हुई। इसने ये काम खुद ना करके डेटा सोर्स को ही बोला कि भाई मेरे को 7 और 10 का डेटा ही देना और किसी का डेटा नहीं देना। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? चलिए, नहीं करते तो कोई बात नहीं, आगे आते हैं। तो आपने देखा ओ डेटा से भी हो रहा है। अब एक्सेल में देखते हैं। एक्सेल में लास्ट स्टेप क्या था? चेंज टाइप था। खाली है पूरा, क्योंकि एक्सेल को अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो जवाब में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, वो जिंदा नहीं है।
जिंदा नहीं है, वो खाली है, पूरा पूरा खाली, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। आप उससे रिक्वेस्ट भेजोगे, जवाब नहीं देगा वो। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये एक्सेल हो सकता है, सीएसवी हो सकता जाओ है, लेकर आओ। टेक्स्ट। ओके, ओके, जी। तो आई होप आपको क्वेरी डायग्नोस्टिक भी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। जी आया आया है। आया, क्या बात है, दिन दिन दा। चलिए, आई होप अच्छा लगा होगा समझ के कि क्वेरी फोल्डिंग क्या है। यूज के ये यूज कैसे होता है, मतलब ये तो आपने बता दिया, ठीक है, बट हम इसका यूज, मतलब आपने बताया था ना कि इसको यूज करने क्या मतलब इसको कैसे क्वेरी इसको and हम लोग रिपोर्ट के रिव्यू में या फिर इसमें कर सकते हैं यूज, तो वो कैसे करेंगे? ये तो मैं समझ में आ गया कि ये इससे डेटा वैसे फेच करता है, बट एक्चुअल में इसका यूज क्या है? क्वेरी फोल्डिंग का या क्वेरी डायग्नोस्टिक का? दोनों का। अच्छा, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वेरी फोल्डिंग से। देखिए, आप यहाँ पे इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट? अगर आपकी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेरी फोल्डिंग रुक गई, तो वो काम कौन करेगा उस टाइम पे? बताइए, बोलिए बोलिए। डायग्नोस्टिक बताएगा। नहीं नहीं नहीं, सुना नहीं से। मैंने पूछा, आपने SQL से डेटा लिया, ठीक है, आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन करी इधर, और ट्रांसफॉर्मेशन हैवी थी, ठीक है, तो जैसे मैंने ये वाला लॉजिक बताया था आपको, कहाँ गया भैया, ये वाला, ये ट्रांसलेटर वाला। आपने एक ऐसा कुछ पूछा या ऐसा कुछ कहा जो ट्रांसलेटर को समझ ही नहीं आया, तो क्या, अगर समझ नहीं आएगा तो क्या वो चाइनीज को बता पाएगा? ऑब्वियसली नहीं बता पाएगा, राइट? नहीं। तो ट्रांसलेटर कर सकता है वो काम? वो नहीं कर सकता, उसको ट्रांसलेशन का काम दिया हुआ है, तो वो काम किसको करना पड़ेगा? इसको ही करना पड़ेगा, हम्म। राइट? तो यही पॉइंट है क्वेरी फोल्डिंग के समझने का, कि अगर आप कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, राइट, अगर वो फोल्ड नहीं हो रही है, डेटा सोर्स की तरफ जा नहीं रही है, तो सारा काम पावर बीआई हम्म। खुद करता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब आप आपकी कि वो रिपोर्ट को स्लो हो रिफ्रेश करो, जाता है। जब आप रिपोर्ट को रिफ्रेश करवाओगे और फोल्डिंग नहीं हो रही है उस टाइम पे, राइट, तो सारा प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो पावर बीआई को ही झेलना पड़ेगा। जैसे कि एक कनेक्टर था मेरे पास, मैं बताता हूँ, रियल टाइम सिनेरियो है कि हम डेटा जो लेते थे, तो ये वाले में सही रहेगा। रिपोर्ट का जो डेटा है, सोर्स सिस्टम था मेरे पास, वो था डायनामिक्स 365, ये था सोर्स सिस्टम। तो हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, हम नॉट नॉट मैंने, क्लाइंट ने एक रिपोर्ट बनाई थी। तो वो डेटा यहाँ से ले रहे थे। अब उन्होंने ऑपरेशन इतने इतने ज्यादा कर दिए थे उसके अंदर पावर क्वेरी में, कि फोल्डिंग बंद हो गई। ये काम ही, ये इसका रोल ही खत्म हो गया, ये काम ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑपरेशन ही इतने हैवी मार दिए उन लोगों ने। मतलब उन्होंने वहां पे एक ऑपरेशन था, टेबल डॉट एक्सपैंड, ये ऑपरेशन मार दिया था उन लोगों ने। और ये ऑपरेशन इसको समझ ही नहीं आ रहा था, इस सोर्स सिस्टम को ये ऑपरेशन समझ ही नहीं आ रहा। तो ये ऑपरेशन जब भी पावर बीआई में हो रहा था, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब सॉरी, इसको समझ नहीं आ रहा, बोले तो इस ट्रांसलेटर को ही समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या ऑपरेशन है। तो जब इसको समझ नहीं आया, तो इसने यहाँ कम्युनिकेट ही नहीं किया, राइट? मतलब क्वेरी फोल्डिंग इसको फोल्ड ही नहीं कर पा रही, वो फोल्ड ही नहीं कर पाएगी तो उसको बता ही नहीं पाएगी। तो ये सारा सारा जो प्रोसेसिंग का लोड है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो लोड है, वो इस पे आ गया। इससे क्या हुआ गड़बड़, कि भाई रिपोर्ट रिफ्रेश में 2 घंटे लगते थे, 2 आवर्स, और रिकॉर्ड पता है कितने थे? मेरे को भी हंसी आती है, 1 लाख, 1 लाख रिकॉर्ड पे ये 2 घंटे लेता था रिफ्रेश करने में। तो 1 लाख इसके लिए बहुत कम डेटा है, बहुत कम। सोचो, 1 लाख रिकॉर्ड पे 2 घंटे लेता था रिफ्रेश करने में। ठीक है जी, जबकि 1 लाख में तो ये कुछ मिनटों में हो जाना चाहिए रिफ्रेश, वैसे 2 घंटे लेता था, और कई बार तो रिफ्रेश फेल हो जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज लगानी, पहले आपको देखना है कि फेल हो क्यों रहा है।
क्या क्वेरी फोल्डिंग हो रही है? पहले ये तो पता लगाओ क्वेरी फोल्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको यही नहीं पता क्वेरी फोल्डिंग हो रही है नहीं हो रही, तो एक्शन कैसे लोगे? राइट, ये भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप पे क्वेरी फोल्डिंग रुक रही है, या कौन से स्टेप पे तक हो रही थी और कौन से स्टेप के बाद खत्म हो गई। तो ये वो जो आप अपने ये कहाँ क्या गया एक्शन, सॉरी, ये जो आपने डायग्नोस्टिक किया, तो आपने स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक किया था। ये देखिए यहाँ पे एसक्यूएल में आ गए, तो हमने हर एक स्टेप पे डायग्नोस्टिक किया था। लास्ट स्टेप क्या था हमारा? आई थिंक रिमूव रोज था, और उससे पहले हमने फिल्टर किया था। तो फिल्टर में भी आपकी क्वेरी फोल्डिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे भी हो रही है। तो मतलब इस वाले स्टेप पे भी हुई, आगे के सारे स्टेप में क्वेरी फोल्डिंग हुई है। मतलब वो हर एक स्टेप पे आपको क्वेरी फोल्डिंग का रिजल्ट देता है, पर वो जब फोल्ड करता है सब कुछ एक साथ मिला के आगे भेजता है। पर इससे ये तो पता चल गया कि कौन से स्टेप पे क्वेरी फोल्डिंग बंद हो गई है, और फिर अगर ऐसे स्टेप पे क्वेरी फोल्डिंग बंद हो गई है तो आपको करना क्या है। ठीक है, ये है क्वेरी फोल्डिंग का इस्तेमाल। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेरी फोल्डिंग क्या है वो समझ में आ गया, डायग्नोस्टिक का क्या इस्तेमाल है वो समझ में आ गया, और क्वेरी फोल्डिंग बंद हो जाए तो क्या हो सकता है वो भी मैंने समझा दिया। अब बताएं क्या सवाल है आपका? तो उसको अगर बंद हो जाए तो फिर क्या करना है? मतलब कैसे उसको रेक्टिफाई करना है? हाँ, तो उसके लिए आप ये देखोगे स्टेप क्या लगा रखा है। जैसे टेबल डॉट एक्सपैंड लगा रखा है, क्या दूसरा ऑल्टरनेट है उसके लिए? राइट, उस दूसरे ऑल्टरनेट को यूज करो। जैसे मैंने क्या किया, जब हम टेबल डॉट एक्सपैंड कर रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, टेबल के अंदर टेबल थी, टेबल के अंदर टेबल थी। अब टेबल के अंदर टेबल होगी तो एक्सपैंड ही होगा भाई साहब। तो हमने क्या किया, जो टेबल थी, जो टेबल के अंदर जो टेबल थी वो भी कहीं ना कहीं से स्टोर होगी। तो मैंने क्या किया, एक्सपैंड ना करवा के उस टेबल को अलग से एक टेबल क्वेरी बनवाई उसकी, मतलब जहां पे वो स्टोर थी वहीं से उठा ली। तो इस तरह से मेरे पे अब जो कि मेरे पे पहले एक टेबल थी, ये टेबल थी पहले मेरे पास, टेबल के अंदर टेबल इस तरह से था। तो अगर इसका डेटा बाहर निकालोगे तो एक्सपैंड ऑपरेशन ही होगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ये जो टेबल है ये सोर्स से ही अलग से उठा ली। तो अब मेरे पे सिनेरियो बन गया टेबल 1 एंड टेबल 2 वाला। तो अब इन दोनों में मैंने सिंपल सा रिलेशनशिप बना के इस्तेमाल कर लिया, मेरा काम हो गया। तो सिस्टम को ये ऑपरेशन करना नहीं पड़ा। अब इसके लिए अलग अलग दो टेबल हो गई तो क्वेरी फोल्डिंग होने लग गई, मेरा काम हो गया। या ये भी कर सकते हैं, कई बार होता है कि आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और वो हैवी हो गए, सिस्टम को करने में टाइम लग रहा है, और आपका डेटा सोर्स कुछ ऐसा है जहाँ पे क्वेरी फोल्डिंग होती ही नहीं है, जैसे एक्सेल। तो मेरी राय ये रहती है उस टाइम पे कि अगर ऐसा कोई सोर्स सिस्टम है जहाँ क्वेरी फोल्डिंग हो ही नहीं रही है, या कुछ स्टेप पे बंद हो ही जाती है, फॉर श्योर बंद हो जाती है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो उस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन को आप हो सके तो अवॉइड करो। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्वेरी में मत करो, जैसे कॉलम ऐड करना, ऐड कॉलम। ठीक है, ये कॉलम जब आप करते हो तो ये वाला सिस्टम समझता नहीं है, इसको ऐड कॉलम नहीं समझ में आता। तो ये ऐड कॉलम पावर क्वेरी में करो ही मत, इसको मॉडल में कर दो। राइट, तो जितना ज्ञान आप बटोरोगे ट्रेनिंग में उसको इस्तेमाल करके आप ये आगे आगे करते रहो, मतलब इसको इस्तेमाल करना है आपको। हो सके अगर क्वेरी, पहले तो पता तो लगाओ क्वेरी फोल्डिंग बंद हुई है, किस स्टेप पे बंद हुई है, उसका ऑल्टरनेट ढूंढो, उसको किस और तरीके से कर सकते हैं। और आपने उस तरह से करके फिर चेक करो कि क्वेरी फोल्डिंग अब चालू हुई। अगर फिर भी चालू नहीं हुई तो फिर हो सके तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हो सके तो आप मॉडल लेवल पे जाके करवाओ। ऐसे क्या, ऐसे होता है। ऐसी एक एक रिपोर्ट थी जो अप्रोक्सीमेटली कुछ 30 मिनट लेती थी रिफ्रेश होने में। ठीक है, क्योंकि पावर क्वेरी लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने यही किया था। अब पावर क्वेरी में हो रही थी तो मैं, अब ट्रांसफॉर्मेशन वहां तो हो गई, जैसे मैं कुछ कई बार मर्ज ऑपरेशन कर रहा था। ठीक है, कई बार मर्ज ऑपरेशन किया, फिर अपेंड ऑपरेशन किया, ऐड कॉलम करता था, उसके अलावा रिमूव कॉलम करता था। तो इतने सारे ऑपरेशन में कर रहा था, तो उसके वजह से कुछ 30 मिनट लगता था रिफ्रेश होने में। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, वो रिपोर्ट फेल होने लग गई। तो क्लाइंट ने बोला ये फेल भी हो रही है, अब इसको और ठीक करो। तो फिर मैंने उसको, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन में पावर क्वेरी पे कर रहा था, मैंने क्या हुआ, उस मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हटा दी वहां से। जैसे मर्ज हटा दिया,
ऐड कॉलम हटा दिया, रिमूव कॉलम हटा दिया, ठीक है। और उस सभी चीजों को मैं ले गया मॉडल लेवल पे। मर्ज को कैसे हटाया, मर्ज का ऑल्टरनेट क्या निकाला, मर्ज का ऑल्टरनेट वहां पे सर्विस पे ले गया, वहां पे जाके मैंने रिलेशनशिप बना लिया। अपेंड कर रहा था, अपेंड के लिए मैंने वहां पे डेक्स बना के एक यूनियन टेबल बना ली, ठीक है। रिमूव कॉलम करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। उसकी जगह पे मैंने जो अपेंड टेबल बनाई थी उसी के अंदर मैंने डेक्स इस तरह से लिख दिया कि सिर्फ सेलेक्टिव कॉलम ही मैं उठा रहा था बस। इस तरह से मैंने क्या पावर क्वेरी लेवल पे लोड कम कर दिया और सारा का सारा मॉडल पे ले गया। मॉडल का बस मेरा 3 MB साइज बढ़ गया, बट मेरा काम हो गया। अब रिफ्रेश 5 मिनट लेती है होने में, ठीक है जी। हाँ क्या जी। आपको समझ में आया? चलिए अच्छा, हम्म, अब एक तरीका और बताता हूँ जिससे क्वेरी फोल्डिंग बंद हो जाती है। इसके लिए हम यहाँ आएंगे, इस ग्रुप को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, सीक्वल में क्वेरी फोल्डिंग जब बंद हो रही है उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे ये। अगर मैं कस्टम सीक्वल पहले ही लिख दूं इधर इस वाले स्टेप में, यहाँ पे हम आते हैं ये वाला, ठीक है। इस वाले स्टेप में यहाँ पे अगर मैं कस्टम सीक्वल लिख दूं तो क्वेरी फोल्डिंग बंद हो जाएगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये लिख दिया मैंने, ओके कर दिया, हो गया, आ गया। इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को। डेटा पहले स्टेप में डेटा आ गया मेरे पास, यहाँ पे क्वेरी फोल्डिंग नहीं हो रही, ये देखिए बंद हो गया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, सॉरी, टूल्स, स्टार्ट फ्रॉम, रिफ्रेश, बड़ी जल्दी हो गया। जल्दी कैसे हो गया? अच्छा एक ही तो था, डिटेल पे चले गए। अरे आजा डिटेल पे, ये देखिए सोर्स, अच्छा एक ही तो बनेगा यहाँ पे, सिर्फ 24 बन रहे हैं। सोर्स क्वेरी, ये देखिए यही वाली आई है जो मैंने डाली थी, और कुछ नहीं आया इसके अंदर, देख रहे हो, कोई और क्वेरी नहीं आई है, बस यही आई है। मतलब क्वेरी फोल्डिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि क्वेरी फोल्डिंग का काम क्या है? एम लैंग्वेज लेना, सीक्वल में कन्वर्ट करना और सोर्स से काम कराना। तो मैंने वही काम तो कर दिया, मैंने एम लैंग्वेज को बोला ही नहीं कि कन्वर्ट करो, उल्टा मैंने ही अपनी कस्टम सीक्वल दे दी सिस्टम को कि भाई मैं दे रहा हूँ ना, वो ले ले, उसी को आगे भेज, हो गया, सॉर्टेड। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ट्रांसलेटर को यूज ही ना करूं, उल्टा ये जो हमारे हिंदी भाषी है अगर वो चाइनीज से डायरेक्ट बात कर ले चाइनीज की लैंग्वेज में, तो कैसा रहेगा? मतलब मैंने गाइड ली, पर्सन 1 को थमा दी और उसको बोला गाइड ले और इसको पढ़, और पढ़ के चाइनीज से डायरेक्ट बात कर ले, ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब जब ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है तो क्वेरी फोल्डिंग की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो डेटा डायरेक्ट आ जाएगा, वही हो रहा है यहाँ पे। हमने कस्टम सीक्वल लिख दिया यहाँ पे, अपना खुद का लिख दिया। वैसे लिखा मैंने छोटा सा है, लिखा मैंने छोटा सा है, हम चाहें तो इतना बड़ा वाला भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे है, ये भी लिख सकते हैं और यहाँ डाल सकते हैं। एक बार हमने डाल दिया तो मतलब जो पावर पे काम था वही हमने खुद कर दिया, तो इस वजह से क्वेरी होल्डिंग बंद हो जाती है। क्या आप समझ पाए? हेलो, आया आया समझ में आया समझ में। आ गया? साहू जी, राकेश जी, कमल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, साहू जी, कमल जी, हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं देखूंगा कुछ इसको होमवर्क नहीं क्लास। दिया आपने सर? अच्छा होमवर्क चाहिए? अच्छा, नहीं 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 नहीं, जिन्होंने नहीं किया होगा वो करके दिखाएंगे। हाँ यार ये भी तो बात, सही बात है। अरे होमवर्क देखिए अभी ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया, हाँ। क्या बोलते हैं, ये वाला भी हो गया है। तो अब हमारी सारी की सारी जो लर्निंग थी वो खत्म। अब हम सर मैं ये कह जितना, रहा हूँ, रुको मैं रुको ये कह रहा रुको हूँ जो रुको आप, रुको, अब मुझे तो बोलने दो यार। ठीक है। अब हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जितना सीखा है उसको उसका एप्लीकेशन देखेंगे आप, ठीक है। हाँ अब बोले। तो आपने नहीं कहा कि मतलब ऐड कॉलम नहीं करना, वहाँ पे पावर क्वेरी में नहीं जाकर करना है, हमें मॉडल में जाके करना है, तो वहाँ पे तो उसका एक एग्जांपल दिखा दोगे आप नेक्स्ट क्लास में? मॉडल में करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, जो नहीं कर रहे थे मतलब वहाँ पे एक्सेल में टेबल के अंदर टेबल था, तो हाँ और हाँ दूसरी हाँ बात है हाँ। कि हमें मतलब यहाँ पे पावर क्वेरी में ना करके ऐड कॉलम नहीं करना मैं, चाहिए। अच्छा ये मैं आपको दिखा हमें सकता मॉडल हूँ, में,
मैं आपको दिखा सकता हूँ बट रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा फिर। ओके, चलेगा तो बोलो, अच्छा क्यों सर? क्योंकि वो डेटा मेरा नहीं है ना, क्लाइंट का चलो डेटा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर दिखा आपको देना आप। एक्सेप्टेड हो तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक, ठीक, दिखा देना आप, ठीक। है जी। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में मतलब शाम के बैच में अरे आ जाएंगे। ये पहले ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कराएंगे फिर तो बताएंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा। मैं डेटा दे सो सकता हूँ, मेरे पास डेटा कुछ पड़े हुए हैं जो नहीं, चाहिए आपको। अरे यार डेटा के अंदर डेटा कैसे दोगे आप मुझे? अच्छा, नहीं, ठीक, ठीक। चलो हाँ, एक एक तरीका है मेरे पास, रुकिए यहाँ पे हाँ, आया, एक तरीका भी मेरे को समझ में आया, यहाँ पे आया। ठीक है, ये दिखाया जा सकता है। मैं तब वैसे सोच रहा था मैंने क्लिक नहीं किया। अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, अब देखोगे ये मेरी ऑर्डर्स की टेबल है, मैंने क्लिक किया, पूरा डेटा आ रहा है, राइट। अब राइट में देखो क्या है, इसके राइट में देखो क्या है, टेबल के अंदर टेबल, टेबल के अंदर टेबल, करेक्ट। देख रही है आप, ये टेबल है, ये मेरी जी, जी। टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स की टेबल, उसके अंदर ऑनर्स एक है। और टेबल है, ये देखो है ना। अब जी, मैं जी। यहाँ पे एक्सपैंड ऑपरेशन करूंगा, इसे फैला दूंगा, ये देखिए, ये एक्सपैंड है, क्या लगाया, टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेटिव क्वेरी चल रही है, इतनी बड़ी लिख दी, पर उस वाले केस में क्यों नहीं चल रही थी कि सोर्स नहीं समझ पा रहा, सोर्स वहां पे सिक्वल नहीं था, वहां पे डायनेमिक्स था। अब मैंने क्या किया, इसी ऑपरेशन को एक्सपैंड नहीं किया, उसकी जगह पे ये वाला हटा दिया मैंने, स्टेप हटा दिया। तो कॉलम का नाम क्या है, ऑर्डर्स डिटेल, इसको डुप्लीकेट करो, इसको हटाओ यहाँ से, उसकी जगह पे ऑर्डर डिटेल को यहाँ ढूंढो, कहाँ गया ये रहा, अब इसे उठा लो, आगे ना। हुँ। अब इसके बीच में ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी है। अब इसका और इसका क्या कर दो, एक रिलेशनशिप बन जाएगा। रिलेशनशिप बना के काम कर लो अपना, मर्ज मत करना पर, हुँ, क्योंकि मर्ज ठीक है करोगे सर, तो बात वही पड़ जाएगी, एक्सपैंड फिर भी करना पड़ता ठीक सर। है ना। समझ में आया, जी। बहुत खिचड़ी है, आसान मत समझिएगा इसको। वो जो यूट्यूब पे आता है ना, ये पावर बीआई बहुत आसान है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, वो छलावा है, छलावे में मत पड़िए। मैं देखता हूँ कई सारे बंदे आते हैं, हमें सीखना है, नहीं, ये एक दिन आए बस ओवरव्यू देख के आ जाते हैं, और जब ऐसे ही उनको एक सच्चाई बंदा पता आया कह चलती रहा सर सर हाँ ऐसे ही एक लड़का आया कह रहा है भैया मुझे पावर बीआई आता है मुझे हाँ मुझे हाँ जॉब लगवा दो। मैंने कहा कैसे होता है? कह रहे सर भैया वो अच्छा बस वो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, बस रिक्वायरमेंट करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर क्या मैंने पूछा भेज आपने? दिया, एक इंटरव्यू के लिए भेज दिया। उसको फिर जहाँ पे इंटरव्यू के लिए भेजा उस बंदे ने इसको क्वेरी वाला पूछ दिया इसने कि एक फ़ोल्डर अच्छा दे अच्छा दिया, कहा कि एक काम करो हाँ 6 मेरे पास फ़ाइल है, हाँ इसको एक हाँ काम करो कंपाइल कर दो, कंपाइल करने के बाद से मुझे उसी में क्वेरी में ही एक्सेल हाँ में हाँ ही हाँ, कहा कि हाँ, एक काम करो मेजर मुझे लिख के दिखाओ। तो कह रहा है चलिए। मुझे तो आता ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वहाँ पे आया, कह रहा अब मुझे से बताओ कहाँ से सीखूँ? क्या अच्छा हाँ जी। एग्जाम्पल था, अच्छा एग्जाम्पल था, क्या बात है। अच्छा चलिए गाइस, इसके साथ हमारे आज का दिन का, नॉट नॉट दिन का, सेशन की Cut. समाप्ति होती है। हाँ जी, अच्छा, Rakesh, यस, can you show the video where it's saved? मुझे दिख ये नहीं रहा है रिकॉर्डिंग, कुछ। रिकॉर्डिंग हाँ, हाँ। पता अभी नहीं ओके, दिखे, ओके, रिकॉर्डिंग, बाय। मैं बाय बाय एडिट बाय। करूँ। एक काम करते हैं, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं,